लोकेश जी सर। ऐसा करो, नोट कर दो। हाँ सर। एक तो अल्पावधि लगे कोई जी। वो तो अपना ही आदमी है बेचारा, अच्छा, अपन नहीं तो बनाया है उसको, वही सब कुछ है जो पेपर लीक से हुआ है। जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ, जो तत्कालीन समय में बोर्ड अध्यक्ष थे डीपी जारोली। इन्वॉल्वमेंट उसी ने किया वो तो अपने आदमी बेचारा। वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार थे, लेकिन फिर अचानक से ऑब्जर्वर आ गए और फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी हो गई। सफेद झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत जी, सफेद झूठ जिसे कहा जा सकता है। 25 सितंबर के बाद वो नॉमिनेशन भरने वाले थे, कहा कि मेरे साथ ये धोखा करेंगे, ये मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। चलिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूँ, सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। राहुल जी और सोनिया गांधी जी तक को लेकर इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, यहाँ ये राजनीति का पप्पू है। करीब 2018 में कांग्रेस जीती और अच्छे से जीती। इस बीच में क्या कुछ बदला? 2013 की हार के बाद उनके साथ खड़े होने के लिए 3 व्यक्ति नहीं थे, और वो बैठ के अपना दुखड़ा मुझसे रोया करते थे कि लोकेश अब हम क्या करेंगे। किससे 99 लाने का जो काम किया वो सचिन पायलट जी ने ही किया। इन्होंने तो जाकर उस कुर्सी पे कब्जा जमा लिया जिसपे इनका अधिकार ही नहीं था। मुझे एक ही बात कहते थे कि लोकेश चिंता मत कर, मैंने वो सारी हथकंडे और जो गोटियां हैं वो इस स्तर पर फिट कर रखी हैं कि मुख्यमंत्री अपन ही बनेंगे। इन लोगों ने उनको ये कहा कि 2.5 साल का फॉर्मूला, जो हमने भी सुना बाद में 2.5 साल तो बाद में बनाया गया इसे कन्वर्ट। मुझे तो ये जानकारी है कि 6 महीने के लिए उन्हें कहा गया था। शपथ लेने के तुरंत बाद जैसे ही गाड़ी में बैठे, उसी वक्त से उन्होंने अपनी कुटिलता शुरू कर दी। यही वजह बनी कि 1 साल तक बर्दाश्त करने के बाद सचिन पायलट जी ने अपनी बात को आला कमान तक पहुंचाने की ठानी। टैपिंग का मामला कब शुरू हुआ? सरकारी अधिकार में जितने लोग आते थे तमाम उनको रिपोर्टिंग किया करते। उन्होंने जिम्मेदारी ये दे रखी थी कि सचिन किससे मिलता है, क्या बात करता है, कौन लोग इसके पास में आते हैं। तो लगभग 5-6 महीने बाद इनको ये आभास हुआ कि हो सकता है ये मेरे खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच ले। उसी संदर्भ में उन्होंने अपने सारे विधायकों सहित सचिन पायलट जी को सर्विलांस पे लेना शुरू कर दिया। जब 11 जून को ये सब लोग वहाँ एकत्रित हुए तो इन्होंने कोविड के बहाने से राजस्थान की सीमाओं को सील कर दिया और ये कहते थे कि मैंने हमेशा से इस बात को पूरे तरीके से मन में उतार रखा है कि अब मैं इसे मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। कि उस समय पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? पर्दे के पीछे सिर्फ क्या बना? पर्दे के और पीछे हो क्या रहा था? सचिन पायलट को कैसे पूरी तरीके से कांग्रेस आलाकमान के समक्ष इस तरह से मलाइन किया जाए कि इन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा है, जबकि वो पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था। क्या वाकई में जो 60-65 विधायक बताए जाते थे कि उनके साथ है, इनके साथ 18-20 ही हैं? ये बात ठीक है कि विधायकों को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था। उनको तमाम तरह के प्रलोभन दे रखे थे कि आप लोग मेरे साथ रहोगे तो मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। यही कारण रहा कि राजस्थान में 4 साल जम के लूटमारी हुई। आपका मोह भंग कैसे हुआ? कि सारी घटनाक्रम जो हुई थी, जिसका एकमात्र साक्षी हूं मैं, वो बाद में मुझे बुला के ये कहे कि अब तू जाने और तेरा काम जाने। इससे बड़ा मेरे साथ धोखा क्या होगा। आज तक एक भी सबूत जो आप कहते थे कि मुझे पता है ये लोग मेरी सरकार गिरा रहे थे और मेरे पास सबूत है, सार्वजनिक नहीं कर पाए। आप सार्वजनिक करिए, लाइए जनता के सामने। क्यों इस पूरे देश भर में इतना बड़ा बखेड़ा आपने खड़ा कर रखा है। पॉइंट की बात में आपका स्वागत है। यूं तो अंदरूनी कलह और खींचतान कमोबेश हर राजनीतिक पार्टी के भीतर होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और अंदरूनी कलह का साथ जो है वो फेविकॉल के मजबूत जोड़ जैसा है। पकड़े रहना छोड़ना मत, जो एक टैगलाइन था उस तरह का। चाहे जो भी प्रदेश हो और जो भी काल हो, पार्टी सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, LIC की उस टैगलाइन की तरह जैसे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी खेमेबाजी की खनक खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। भूमिका अधिक नहीं फैलाते हैं, सीधे राजस्थान पर आते हैं। अशोक गहलोत के ताज़ा बयान ने सचिन पायलट के साथ उनके विवाद का नया पिटारा खोल दिया है। उनका बयान आप सबने सुना होगा।
हम दोबारा आपको वो बयान भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद फिर से अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ गई है। उसका जिक्र तो आगे करेंगे ही, और साथ ही कुछ ऐसे राज की बात जो उनके ही एक पुराने सहयोगी के सीने में दफन है। जी हाँ, सही पकड़े हैं। आज हमारे साथ पॉइंट की बात में मौजूद हैं लोकेश शर्मा, जो अशोक गहलोत के 2018 से 2023 तक यानी कि पूरे 5 साल ओएसडी रहे। आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम में आए। हम शुरुआत करते हैं बहुत ही अनौपचारिक तरीके से, और पहले जानना चाहते हैं कि आपका जो संपर्क है अशोक गहलोत से वो कब हुआ और कितना लंबा ये एसोसिएशन रहा? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे पॉइंट की बात के लिए याद किया। मुझे खुशी है इस बात की कि जब भी कहीं किसी पॉइंट की बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं उस जगह पहुंचूंगा जहां पर सही तथ्यों की जानकारी देने की आवश्यकता होगी। आपने कहा कि मेरा जो एक उनके साथ जुड़ाव था वो कब से शुरू हुआ। देखिए, वैसे तो क्योंकि कब से शुरू हुआ और कैसे ओएसडी ओएसडी कैसे बने, कहाँ कैसे पहुँचे, वैसे तो क्योंकि मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैंने 1996 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया था, तो खालिस राजनीतिक व्यक्ति हूँ मैं। ऐसा नहीं कि किसी सरकारी पद पे था जो मुझे उठा के उन्होंने ओएसडी बना दिया। तो चूंकि मेरा इंटरेस्ट था छात्र राजनीति में और एनएसयूआई से मैं जुड़ा हुआ था, तो इसलिए एनएसयूआई, फिर मेन कांग्रेस और उसके बाद ओएसडी तक। लेकिन इस सब के बीच में ये एक बहुत ही ऐसा किस्सा है जिसकी वजह से यानी देश का हर व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस की राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लेता है, वो हर कोई ये जानना चाहता है कि इतना जुड़ाव हुआ कैसे। तो वो मैं किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात है सन 2006-07 की, जब इस देश में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का उद्भव हुआ था। आपको याद होगा, आप तो स्वयं भी बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो जब शुरुआती दौर था 2006 का 7 का, उस वक्त ऑर्कुट ने यहाँ सबसे पहले अपना कदम रखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। उसके बाद फेसबुक आया। तो चूंकि मैं एक छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और मेरा ये शौक़ था, मेरी हॉबी थी कि नई चीज़ें जो आती हैं इस देश में उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने फेसबुक पे एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। मैं वो पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान में ये प्रयास किया और ये नया प्रयोग किया कि कांग्रेस की सरकार, चूंकि कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री 2008 में बने थे। 2008 में बने थे। तो उस वक्त जो उन्होंने स्कीम्स चलाई थी पूरे देश भर में, उनकी सराहना हुई थी। लगभग 5-6 ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स थी जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई, और एक स्कीम जो हमारी निःशुल्क दवा योजना थी वो तो उसकी प्रशंसा WHO तक ने की। तो आपने सोशल मीडिया करना शुरू किया। तो सोशल मीडिया पे मैंने सरकार के कामकाज को और कांग्रेस संगठन की जो रीति नीतियां हैं, कांग्रेस की एक्टिविटीज़ हैं, उनको वहाँ पर अपलोड करना शुरू किया। और यही वजह है कि बाद में आगे चलकर आपने कैंपेन टीम को भी लीड किया जो अशोक गहलोत के। यहाँ पे किस्सा बता रहा हूँ। जब मैंने ये सारी एक्टिविटीज शुरू की तो 2012 में राहुल गांधी जी के यहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट मिला। सुनिएगा आप, राहुल गांधी जी ने, क्योंकि इससे पहले तो अशोक जी मुझे जानते थे बहुत अच्छे से कि एनएसयूआई का एक लड़का है जो बहुत एक्टिव रहता है, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, बहुत काम का है। ये तो बाद में पता लगा जब राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात लगभग 30 से 40 मिनट की थी। जैसे आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं, लगभग 40 मिनट तक चर्चा हुई और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि ये जो आप राजस्थान में कर रहे हो ये हम पूरे देश में करना चाहते हैं। जो प्रयोग आपने राजस्थान के लिए किया है कि कांग्रेस को कैसे इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जा सके। तो उस समय फेसबुक था और फेसबुक 2009 में आ चुका था, ट्विटर आ चुका था, लेकिन जो ज़्यादा उस वक्त चलन में था वो फेसबुक था। तो मैं वहाँ अपनी एक्टिविटीज़ करता था। जब मुझे यहाँ से अपॉइंटमेंट मिला और मैं उनके साथ चर्चा करके गया, अगले दिन पता नहीं आप जैसे कुछ हमारे शुभचिंतक पत्रकार साथी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस छाप दी अखबारों में कि लोकेश शर्मा मिले राहुल गांधी से। वो दिन था जिस दिन वो हेडलाइन छपी, उसी दिन अशोक गहलोत जी ने मुझे अपने घर बुला लिया और घर बुला के साथ में मुझे खाना खिलाया,
साथ में मैडम सुनीता जी भी बैठी, हम 3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा परिचय दिया कि ये है लोकेश शर्मा जो राहुल गांधी जी से मिल के आया है और ये सोशल मीडिया पे कुछ करता रहता है। तब उन्होंने पहली बार ऑफिशियली मुझे अपने काम की जिम्मेदारी दी। मुझे कहा कि ये मेरे यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी थी या मेरी कमी थी, मेरे पास इस तरह के काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तुम इतना सब कर रहे हो कि राहुल जी से मिल के आए हो, तो मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी। अब से मेरे सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना और उन पे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो दिन था जब उन्होंने मुझे अपने साथ ऑफिशियली कनेक्ट किया और अपने काम की 2012 में मई 2012 में मेरी मुलाकात हुई थी राहुल जी से, और अगले ही दिन ये सारा उन्होंने बुला के, तो वहाँ से मेरा ऑफिशियली उनके साथ कनेक्ट शुरू हुआ जी। अब चूंकि सरकार थी और 2012 में उन्होंने मुझे कोई पद नहीं दिया था, जैसे बाद में तो ओएसडी बनाया, लेकिन 2012 में मैंने उनके सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे सोशल मीडिया के, मैंने उनका पेज क्रिएट किया। क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनके पेज का नाम रखा आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यानी जनता से सीधा कनेक्ट करते हुए कि आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हाँ, लेकिन उसके बाद भी 2013 में सिर्फ 21 सीट पे सिमट गए और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। वो नहीं रहे तो उसके बाद हमने उसका नाम चेंज करके सिर्फ अशोक गहलोत कर दिया। अच्छा, तो मैं जुड़ाव की बात थोड़ा सा ये ठहर के मैं समझना चाहता हूँ कि आपने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस की सरकार के उस समय के कामकाज को आपने काफ़ी प्रचारित किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस 21 सीटों पे सिमट गई और गहलोत जी अभी उसकी दुहाई दे रहे हैं कि जब मैं 21 सीट पे सिमटा, फिर 18 में जब जीता तो फिर सीएम मुझे बनाया गया। उस कॉन्टेक्स्ट पे भी हम आएंगे, लेकिन ये क्यों हुआ कि कामकाज दिखाने के बावजूद? देखिए, कामकाज दिखाना, क्योंकि हम तो बहुत नए नए थे, शुरुआती दौर था और उस वक्त हमने इन प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग कैसे किया जाए उसके बारे में अपनी जो भूमिका थी उसका निर्वहन करना शुरू किया। लेकिन ये जो आपने कहा कि हम 21 पे कैसे सिमट गए, देखिए अशोक जी ने क्या किया, हमेशा जो धरातल पर जिस तरह से कनेक्ट होना चाहिए उस कनेक्ट को ना करके अपनी सिर्फ पॉपुलर स्कीम्स का प्रचार किया। अच्छा, कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, और उन्हीं स्कीम्स के बेसिस पे आला कमान को ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि देखिए मैं जो सरकार चला रहा हूँ उससे प्रदेश की जनता बेहद खुश है और हम निश्चित तौर पर वापस सरकार बनाएंगे। तो वो ऐसे काफ़ी गुमराह करते रहे, हमेशा से गुमराह करते रहे। खैर जो भी चुनाव थे बाद में उन्होंने उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया कि मोदी लहर थी, हम हार गए, 21 पे समझ गए। तो इन सब चीज़ों का तो कभी 2014 के पहले की बात थी, बात तो पहले की थी, लेकिन वो तो उस बात का बहाना ले रहे थे ना, क्योंकि उस वक्त जब इलेक्शंस हुए थे तो ये कहा जा रहा था सेमीफाइनल है। आपको याद होगा जब मोदी जी 2014 में आए तो उससे पहले जितने चुनाव हो रहे थे वो ये बताया जा रहा था पूरे देश भर में कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल अब होगा, फाइनल अब होगा। तो इसी तरीके से वो जो 13 का चुनाव था उसको सेमीफाइनल के रूप में और ये प्रचारित किया गया, बड़े रूप में प्रचारित किया गया कि हम मोदी लहर की वजह से। राजस्थान में सेमीफाइनल कांग्रेस हार गई। राजस्थान में हार नहीं गई, बुरी तरह से हार गई। राजस्थान के इतिहास में 21 सीटें कभी नहीं आई। वो उन्होंने एक इतिहास रच दिया कि इतनी कम सीटें कभी नहीं आई। लेकिन अगर हम ये बात करें 2018 में फिर कांग्रेस जीती और अच्छे से जीती, इस बीच में क्या कुछ बदला? क्या उन्होंने ज़मीन पे काम किया, इस वजह से वो जीत लेकर आए? स्थिति ऐसी हो गई थी उमाशंकर जी कि 2013 की हार के बाद उनके साथ खड़े होने के लिए 3 व्यक्ति नहीं थे, 3 लोग उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं थे। और वो बैठ के अपना दुखड़ा मुझसे रोया करते थे कि लोकेश अब हम क्या करेंगे, हमें तो कहीं कोई स्थान नहीं मिलने वाला, क्योंकि मीडिया ने पूरा बाइकआउट कर दिया। हम जानते हैं कि जब व्यक्ति पद पे रहता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिलता है, जगह मिलती है। पद से हटने के बाद, और वो भी इतनी बुरी तरह से हटने के बाद, सबने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया और वो भी बिल्कुल होपलेस हो गए। फिर एक बड़ा काम हुआ कि सचिन पायलट जी को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। ये कब बनाया गया? ये 2014 में। 13 में हम हार गए, 2014 में उनको अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सचिन पायलट जी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली, उसके अगले दिन बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों की हेडिंग थी एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, यानी अशोक गहलोत के युग की समाप्ति। ये हेडलाइंस थी 2013 में, बिल्कुल ऐलान कर दिया था मीडिया ने। और ये उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। एक व्यक्ति जो 2 बार मुख्यमंत्री रह ले और उसे
मीडिया इस तरीके से कहे कि अब एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, तो बड़ा स्वाभाविक था कि वो किस तरह से कुंठित हुए होंगे, कितना वो परेशान हुए होंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए थे, दिल से हमारा जुड़ाव था, तो हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप निश्चिंत रहिए, ये जो नए अभी प्लेटफॉर्म्स आए हैं इस देश में, इनका चमत्कार देखिएगा। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया हमें कहीं स्पेस नहीं दे रहा, हमसे कोई बात करने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। तो हमने खुद ने अपने आप से कमिटमेंट किया और प्रदेश भर में घूम घूम कर जो लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव थे, उन नौजवानों की एक ऐसी टीम तैयार की कि जो अशोक गहलोत को सपोर्ट करें। इधर तो सचिन पायलट अध्यक्ष बन गए थे, और इधर इनको ये लग रहा था कि अगर मैं जिंदा रहा नहीं तो ये तो पूरे तरीके से राजनीतिक तौर पर जिंदा नहीं रहा तो पूरे तरीके से साफ हो जाऊंगा। तो उस वक्त हमने उनको संभाला और उनका साथ दिया। इधर सचिन पायलट जी ने जमीन पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि 14 में अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक नई टीम को तैयार किया। उन्होंने ऐसे नए नए लोगों को अवसर दिया, पदाधिकारी बनाया, जिम्मेदारियां दी। और ये बात सही है, वो जितनी बार इस बात को कहते हैं कि 21 से 99 लाने का जो काम किया वो सचिन पायलट जी ने ही किया। इन्होंने तो जाकर उस कुर्सी पे कब्जा जमा लिया जिसपे इनका अधिकार ही नहीं था। तो कैसे जमा लिया कब्जा? जो व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए पूरे प्रदेश भर में मेहनत करे, देखिए हम इस बात को मानते हैं कि जो अध्यक्ष होता है, और अगर सरकार विपक्ष में है, मतलब संगठन विपक्ष में है, तो नेतृत्व हमेशा प्रदेश अध्यक्ष का माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीत भी उन्हीं के खाते में जाती है, हार भी उन्हीं के खाते में जाती है। तो जब हम 21 से 99 पहुंचे, और ये उन्हीं की मेहनत का कमाल था। अशोक जी तो जाते थे और जगह जगह स्थानों पर अपना भाषण दे के आ जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही मैं कर लूँ तो लेकिन बहुत। सचिन पायलट क्या करते थे? सचिन पायलट जी ने तो पूरी टीम बनाई, यानी पूरे 5 साल धरातल पे कांग्रेस को वापस पुनर्जीवित करने का काम किया। एक ऐसी कांग्रेस की स्थिति जो रसातल में पहुंच गई थी, यानी 21 सीटें आने के बाद एक आम कांग्रेसी भी घर से बाहर निकलने में कतरा रहा था, क्योंकि वो सामना नहीं कर पा रहा था। आम जनता का, बीजेपी का, हर व्यक्ति कहता था कि तुम्हारी इतनी बुरी गत हुई है। तो ऐसे समय में उन्होंने कांग्रेस को संभाला और मजबूती के साथ नई टीम तैयार करते हुए पूरे प्रदेश भर में घूम घूम के एक ऐसा माहौल तैयार किया कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी पुरजोर तरीके से वापसी कर पाए। थोड़ा सा 2018 की जीत के बाद का बताइए। देखिए बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे है, सबको पता है। आपके यहाँ होने का मतलब यह है कि आप कुछ अंदर की ऐसी बातें बताएंगे जो पब्लिक डोमेन से अभी बाहर है। आपने बताया अभी कि आप जुड़े थे गहलोत के साथ जी। सचिन पायलट ने जमीन पे काम किया, लेकिन आप गहलोत के साथ जुड़े रहे, तो उस जुड़ाव के बीच में आपने गहलोत की आंखों में क्या देखा? चाहे वो सत्ता के लिए जो उनकी ललक हो, या जो जिस तरीके से वो येन किन प्रकारेण फिर से स्थापित होना चाहते हों, जैसा कि 2018 में हुए भी। मैं भी एक रिपोर्टर के तौर पे 2018 की जीत के बाद जो 3 दिनों तक तकरीबन और 2 रात तक जो वहाँ पे बैठकों का सिलसिला चला जयपुर में, मैंने भी कवर किया। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी याद है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में है। तो उस समय का जो एक विरोधाभास है जो अब आपके तौर पे सामने आ रहा है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिल्कुल सही कहा आपने, आप सही फरमा रहे हैं कि 2018 में ऐसा क्या हुआ कि वो इस बात को लेके आश्वस्त थे, या 13 से 18 तक वो क्या सोचते थे, क्या चाहते थे। देखिए हमने जो जिम्मेदारी ली थी उससे बड़े खुश थे, और जब भी वो प्रदेश के किसी हिस्से में जाते तो उन्हें इस बात का आभास होता कि ये लड़का जो काम कर रहा है इसने वापस मुझे मजबूत कर दिया, खड़ा कर दिया। फिर जो काम सचिन पायलट कर रहे थे हम उनसे बैठ के चर्चा करते, क्योंकि होता यही था, तकरीबन रोजाना 4 से 5 घंटे हम उस समय में, जब वो कुछ नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, उनके साथ बैठते थे। और वो बड़ी चिंता जाहिर करते थे कि देखो आज सचिन यहाँ गया, आज देखो जो मेरे विरोधी लोग थे, जो मेरी आलोचना करते थे, उनको इसने पद दे दिया, उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो ये चर्चाएं हमसे लगातार किया करते थे। अच्छा। कि आप चिंता मत करो। फिर हम इस बात को लेके परेशान होते थे कि साहब ये तो युवा नेता बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं और संगठन के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए, और अपना होगा क्या ये तो बताओ। तो मुझे एक ही बात कहते थे कि लोकेश चिंता मत कर, मैंने वो सारी हथकंडे
और जो गोटियां हैं, राजनीतिक शब्द है ये, राजनीतिक गोटियां जिसे कहते हैं, वो इस स्तर पर व्यवस्था कर रखी है, फिट कर रखी हैं कि मुख्यमंत्री अपन ही बनेंगे। वो कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उनके इस कॉन्फिडेंस का राज, उनके इस कॉन्फिडेंस का राज उनकी यहाँ पे जो दिल्ली में जिनके साथ उनकी घनिष्ठता थी, जिनके साथ उनकी मित्रता थी, चाहे उस वक्त अहमद पटेल रहे हों, अंबिका सोनी जी रही हों, गुलाम नबी आज़ाद उस वक्त रहे हों, आनंद शर्मा जी उस वक्त रहे हों, सारे ओल्ड गार्ड, ये सारे ओल्ड गार्ड, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सारे के सारे जो लोग थे, इनको इनके साथ हमेशा इस तरीके से देखा जाता था कि ये अपनी बात आला कमान तक पहुंचाने के लिए या सोनिया जी तक पहुंचाने के लिए खुद अपने मुंह से नहीं कहते थे, इनका सहारा लेते थे। तो जो ओल्ड गार्ड्स हमेशा मैडम के इर्द गिर्द रहते, या जिनकी वजह से लगता था कि कांग्रेस में एक सूझबूझ से काम होता है, जिनकी सलाह से या जिनके विजन को देखते हुए काम होता है, जिनसे पूछा जाता है, तो इन्होंने वो पूरा सिस्टम सेट कर रखा था कि ये लोग हमेशा मेरी पैरवी करेंगे। और वही होता था, वही होता था और वही हुआ। आखिर में जब चीज़ें इस तरीके से होने लगी, और एक तरफ क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते थे कि प्रदेश का नेतृत्व बदले, प्रदेश का मुखिया एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसने मेहनत की है। नहीं, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो इस आधार पर कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में है सारी चीज़ें। जब 2018 में परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही थी, लगातार हम उनके साथ थे, और जो कन्वर्सेशन होता था दिल्ली तक उनका, तमाम नेताओं के साथ जो बातचीत होती थी, उसके आधार पर उन्हें ये बता दिया गया था कि देखिए अभी आपके चांसेस उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने आप समझा करते थे। कीजिए ना, कौन सी एक बातचीत, कोई भी एक बातचीत जिसका हवाला जो आपने या तो दफ्तर में बैठ के सुनी हो या गाड़ी में मैंने उनके साथ बैठ के उन्हीं के उस पूर्व मुख्यमंत्री के निवास 49 पर, जहां आज भी वो हैं, जब पूर्व हो जाते हैं तो मुझे लगता है वो नंबर उनको अलॉट कर दिया जाता है, उस निवास पर जब उनके साथ बैठे रहते थे, तब उनके पास कॉल आते थे या वो किसी को कॉल करते थे, तो चर्चाओं में ये बातचीत आती थी। और उसके बाद वो हमें बताते भी थे, तो हमें कहते थे कि ये हमारी बातचीत हो रही है, नाम जो चाहे वो अहमद पटेल जी से बात हुई हो, उनकी अंबिका जी से बात हुई, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए किया करते। तो वो कहते थे कि इस बार आपका चांस नहीं है, वो ये कहते थे कि इस बार अभी स्थितियां आपकी पूरी तरह से पक्ष में नहीं है, यहाँ आला कमान का मन कहीं और भी हो सकता है, और भी चल रही हैं चीज़ें। और वो सबके सामने आया जब राहुल गांधी जी के यहाँ से एक तस्वीर जारी हुई। आपको पता होगा परिणाम आने के बाद एक तरफ सचिन पायलट जी थे और एक तरफ अशोक गहलोत जी थे। ये तय हो चुका था कि अशोक गहलोत जी पूरे 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस बात पे सहमति हो चुकी थी पूरी तरह से। और जो मुझे पूरी जानकारी थी उस वक्त भी, जब ये घटना घटित हो रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो सचिन जी ने ये कहा था कि देखिए अगर इनको एक बार पद मिल गया तो ये छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इस तरह के नेता हैं कि ये पद छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि आला कमान ये चाहते थे और इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, अशोक गहलोत जी ने आला कमान को ये रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरा ये तीसरा टर्म है, आखिरी टर्म है, मुझे एक बार मुख्यमंत्री की शपथ ले लेने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वो करूँगा, आप जब कहेंगे तब मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। ये इनके शब्द थे। ये देखिए आप उनके शब्द यहाँ बता रहे हैं जी, ये पब्लिक डोमेन पे जाएगा, और जिन लोगों ने उनको ये कहा कि 2.5 साल का फॉर्मूला जो हमने भी सुना बाद में, 2.5 साल तो बाद में बनाया गया इससे कन्वर्ट। मुझे तो ये जानकारी है कि 6 महीने के लिए उन्हें कहा गया था। अच्छा, कि आप सिर्फ 6 महीने 8 महीने के लिए वहाँ एक बार मुख्यमंत्री बन लीजिए, फिर जो भी परिवर्तन होंगे वो आपको करने ही है। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आपको याद होगा कि वो मंच ऐसा था जहाँ सिर्फ 2 ही व्यक्तियों ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी ने और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट जी ने। शपथ लेने के तुरंत बाद जैसे ही गाड़ी में बैठे, उसी वक्त से उन्होंने अपनी कुटिलता शुरू कर दी। अच्छा। रात को हमसे बैठकर बात करते हैं कि यार ये हमें नुकसान करेगा, ये हमें काम नहीं करने देगा खुल के, हमेशा ये तलवार लटकी रहेगी कि क्या पता कब बदल दें कब बदल दें कब बदल दें, तो हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैं उस पहले दिन की बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, यानी अशोक गहलोत के मन शपथ में लेने के तुरंत बाद इतनी नफरत थी सचिन पायलट के लिए कि पहले ही दिन से जब आला कमान के हस्तक्षेप से, आला कमान की मंशा से ये पूरा तय हो गया था कि आपको इतने दिन के लिए रहना है और बाद में हम जो भी फैसला लेना चाहें वो लेंगे,
तो क्या कुटिलता शुरू की उन्होंने? आपने कदम के तौर पे कैसे उसको आगे बढ़ते देखा? देखिए, और जो बातें आप कह रहे हैं, हम तो कोशिश ये करेंगे कि अशोक गहलोत जी से भी उनका वर्जन लें, उनसे बिल्कुल भी बात लीजिएगा, करें। बिल्कुल और लीजिएगा। फिर क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आपका वर्जन है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपने कुटिलता की बात की, पहले ही दिन से उन्होंने कुटिलता की शुरुआत कर दी, किस तरह के स्टेप्स उन्होंने उठाने शुरू किए? सरकार जब होती है, मुख्यमंत्री के पास तमाम अधिकार होते हैं। सरकार का मुखिया जो चाहे वो कर सकता है। उन्होंने ये पता कर लिया था कि भाई अब आला कमान का जो भरोसा है या आला कमान का जो हाथ है वो उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उन्हें ये लगा कि अब मैं इसे किस तरीके से आउट करूं पूरे सिस्टम से। तो जो आप बात पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उप मुख्यमंत्री के कोई स्टाफ लगना है, उनका कोई सरकारी कार्मिक नियुक्त होना है, वो अपनी तरफ से लगवाएंगे। उनको जितने विभाग दिए गए, उन विभागों के अध्यक्ष जो बनाए गए, वो तमाम वो लोग थे जो उनको रिपोर्टिंग करते थे दिन भर। तो सचिन पायलट ने ऐसा क्यों होने दिया? भाई वो तो खुद कैसे रोक सकते हैं? कोई भी अगर आदेश होगा या कोई नियुक्ति होगी किसी विभागाध्यक्ष की, किसी एचओडी की, किसी सेक्रेटरी की, तो देखिए अगर आज मुझे होम मिला हुआ है, मैं होम मिनिस्टर हूँ मान लीजिए, तो होम सेक्रेटरी कौन बनेगा ये होम मिनिस्टर तय नहीं करेगा ना। अच्छा। ये तो मुख्यमंत्री तय करेगा। मुख्यमंत्री आईएएसओं को डिप्यूट करते हैं या उनका ट्रांसफर करते हैं कि आपको कहाँ किस विभाग में भेजा जा रहा है। तो ठीक है। वो तो उप सारे मुख्यमंत्री के अधिकार हाथ जो में नहीं लगाए था, गए, वो- तो उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में रखे। यही वजह बनी कि 1 साल तक बर्दाश्त करने के बाद सचिन पायलट जी ने अपनी बात को आला कमान तक पहुंचाने की ठानी। क्योंकि साल भर में वो इतने प्रताड़ित हो गए थे कि वो कहते थे मेरे कहने से एक इतना सा काम नहीं हो सकता, मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ। यानी उनको चारों तरफ से इस तरीके से बांध दिया गया कि सरकारी अधिकारी जो उनके अधीनस्थ लगाए गए वो उनका कहना नहीं मानते। वो अपने मन से किसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपने मन से किसी विभाग का कोई काम नहीं कर सकते। एक फाइल बिना मुख्यमंत्री तक पहुंचे उनके पास नहीं आ सकती। अरे भाई, आपने अगर इंडिपेंडेंट किसी को अधिकार दिया है या मंत्रालय दिया है, उसमें भी आप पहले फाइल अपने पास मंगाओगे और ये देखना चाहोगे कि भाई इसमें किस तरीके का काम हो रहा है। तो इसका मतलब आपने उसे उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आप तो ये चाहते हो कि वो आपके अधीनस्थ के रूप में काम करे। और इसी चीज से परेशान अधीनस्थ होता है, लेकिन आप नहीं, अधीनस्थ तो होता है, अधीनस्थ बिल्कुल होगा, पूरी कैबिनेट अधीनस्थ होती है, लेकिन आप उनको काम करने का अधिकार तो प्रदान करोगे ना, जो उनके दायरे में आता है। अच्छा, तो वो खुल आपने के कभी बात काम ही की नहीं कर पाए। अधिकारी रिपोर्ट करते थे अशोक गहलोत को। टैपिंग का मामला कब शुरू हुआ, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? जो एलिगेशन लगता है, जो आरोप लगते हैं, उसको लेकर अगर आप रोशनी डालें। देखिए, जब ये क्योंकि भनक उनको लगी जाती थी, उनको हर व्यक्ति रिपोर्ट करता था जो उनके पूरे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था। यानी सरकारी अधिकार में जितने लोग आते थे, उस दायरे में जितने लोग आते थे, वो तमाम उनको रिपोर्टिंग किया करते। उन्होंने जिम्मेदारी ये दे रखी थी कि सचिन किससे मिलता है, क्या बात करता है, कौन लोग इसके पास में आते हैं, किस किस तरह की ये गतिविधियां करता है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आप हमें दें। तो उन्हें ये आभास होने लग गया था कि अब ये पक चुके हैं, यानी भर गए, गले तक भर गए हैं। और जो इनसे जुड़े हुए युवा विधायक हैं, जो लोग इनका समर्थन करते हैं, वो इनके लगातार टच में रहते हैं। तो इन्हें, जब मैंने आपको बात बताई ना कि ये किस तरीके से उनको हमेशा वॉच किया करते थे, पूरा सिस्टम लगा रखा था, तो लगभग 5-6 महीने बाद इनको ये आभास हुआ कि हो सकता है ये मेरे खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच ले। ऐसा उनको लगने लगा कि ये हो सकता है मेरी कोई शिकायत कर दे आला कमान को किसी रूप में, या मेरी कोई आलोचनात्मक, मेरे कामकाज को लेकर, मेरी कार्यशैली को लेकर आला कमान को कहीं जाके कुछ भड़का नहीं दे, तो मैं वॉच करूं। उसी संदर्भ में उन्होंने अपने सारे विधायकों सहित सचिन पायलट जी को सर्विलांस पे लेना शुरू कर दिया अनऑफिशियली। देखिए, ऑफिशियली आप किसी भी जनप्रतिनिधि को सर्विलांस पे नहीं ले सकते हो जब तक कि कोई ऐसा थ्रेट नहीं हो कि ये कई सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या राष्ट्रीय सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ हो, या समृद्ध जो होती है हमारी सौहार्द हमारे प्रदेश का बिगड़ रहा हो, और कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता हो। तो जब इन्होंने सर्विलांस पे उसी वक्त से लेना शुरू कर दिया, हर चीज़ को ये निगरानी में रखा करते थे। अब 19 में कोविड आया, वो पूरा कोविड में निकल गया, पूरा का पूरा कार्य, वो जो साल था इन्होंने अपने निवास से ही उस पूरी सरकार को चलाया। उसके बाद
ये बात है 2020 की। 2020 में जून में राज्यसभा चुनाव होने थे, ठीक है, और राज्यसभा चुनावों के लिए भी इनको ये लग रहा था कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, कहीं बीजेपी को वोट नहीं चले जाएं, हमारे विधायक मुझसे नाराज़ हैं। आभास हो गया था जब रोज़ाना सारी चीज़ें सामने आती थी और कोई इनके पास आना तक बंद कर दिया था। पहले शुरू में तो अपनी बात पहुंचाते थे, सचिन पायलट जी भी मुख्यमंत्री जी मुखिया है प्रदेश के, तो उन्हें बताया जाए भी इस तरीके से चल रहा है, ये फलाना अधिकारी है, ये इस तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो वो बातें शेयर किया करते थे। लेकिन उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया कि ठीक है, इसको होने तो परेशान जितना हो सके। मैं भी यही चाहता हूँ, यानी वो यही चाहते थे कि ये काम ना कर पाए। ठीक है, तो अब हमने टैपिंग से जुड़ा मामला पूछा, वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? वो शुरू जो एलिगेशन लग रहा है वो शुरू हुआ जून से पहले ही, क्योंकि जून में इनको ये पता था जब स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि आती है 11 जून को ना, तो उस दिन ये सब लोग इकट्ठे होंगे वहाँ, और इनको इनकी जो इंटेलिजेंस थी, जो इन्होंने इनके हमेशा जासूसी के लिए लगा रखी थी, उन्होंने कोई टिप दी थी कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं ये सारे के सारे लोग, और इन पे ध्यान रखना चाहिए। तो कोविड का बहाना था, इन्होंने सबको सर्विलांस पे ले लिया, तमाम विधायकों को, विपक्षी लोगों को भी ले लिया, और सचिन जी का तो टेलीफोन पूरी तरीके से सर्विलांस पे ले लिया कि किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और डेली उन रिकॉर्डिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट होके इनके पास आती थी कि इन्होंने आज इससे बात की है, इससे बात की है। तो मैं याद दिला रहा हूँ वो 11 तो एक ओएसडी के तौर पे उस समय आप क्या करते थे, कैसे आपकी जानकारी में क्या बातें आई? और ओएसडी के तौर पे क्योंकि मैं दिन भर उनके साथ रहता था मैक्सिमम टाइम, तो जब ट्रांसक्रिप्ट बाहर के ऑफिस से होके आती थी, उनके हाथ में दी जाती थी, तो मुझे पता होता था। वो पढ़ते थे, उसे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे। जो व्यक्ति ट्रांसक्रिप्ट करता था, वो मैं कई बार जाके वहाँ बैठता था, तो मैं देखता था कि ये क्या ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता रहती थी कि आज यह हुआ है, ये हुआ है, इस आदमी ने इससे बात की है। तो कौन सी ऐसी बात पे उनको लगता था कि ये थोड़ा गंभीर बात है, जो जिस तरह की बात आप दावा जो आप कर रहे हैं? देखिए, गंभीर बात तो उन्हें यही लगती थी अपने विधायकों के साथ कि देखिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम सबको एक बार आलाकमान तक इनकी बात पहुंचानी चाहिए। जब भी इस तरीके की कोई चर्चा होती थी, तो यही वजह थी जब 11 जून को ये सब लोग वहाँ एकत्रित हुए, तो इन्होंने कितना बड़ा काम किया सुनिए। कोविड के बहाने से राजस्थान की सीमाओं को सील कर दिया कि कोई बाहर नहीं जा सकता और कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, नहीं, तो ताकि वो लोग की जरूरत थी। देखिए, नहीं, हम थोड़ा हमें पता है ना, हमारे सामने ये बात हुई थी कि ये लोग बाहर निकलेंगे, इन्हें रोका कैसे जाए। अच्छा। तो उस वक्त के जो इंटेलिजेंस के एडीजी थे, उन्होंने आके इन्हें खबर दी कि ये किया जाना चाहिए, अन्यथा ये लोग निकल जाएंगे और हमें परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए राजस्थान में उस वक्त सीमाएं सील की गई। कोविड का तो बहाना मात्र था। अच्छा, कोविड की वजह से सील नहीं की, कोविड तो बाद में सारी चीज़ों को रिलेट कर गया कोविड से। मैं इस बात पे दोबारा आ रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा क्या दिखता था कि जब उनका, जो आप एक कथित तौर पे ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या दिखता था कि उनके एंटीने खड़े हो जाते थे कि यार ये दिखता था कि भाई हमें जाके एक बार आलाकमान को बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, ये तो चलने ही नहीं दे रहे, हम लोग हैं, इकट्ठे होकर बात करेंगे। तो उन्हें भी ये लगता था कि ये इस तरीके की जो स्थितियां हैं ज़्यादा बड़ा रूप नहीं ले लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे ही विधायक इनकी बातों में आ जाएं। और ये कहते थे कि मैंने हमेशा से इस बात को पूरे तरीके से मन में उतार रखा है कि अब मैं इसे मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आलाकमान ने तो तय किया है, पर मैं नहीं बनने दूंगा। तो उन चीज़ों को लेके ये इस तरीके से घबराए हुए रहते थे कि आज ये बोल रहे हैं, कल को इन सबको लेके चले जाएंगे। और हुआ भी यही कि जब सचिन पायलट जी अपने विधायकों को लेकर वहाँ पहुँचे, उनकी मंशा ये थी कि आलाकमान तक अपनी बात पहुँचाएं कि देखिए मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, आपने मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया, मुझे इतने सारे विभाग दिए, किसी भी विभाग में मुझे इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाए। तो व्यक्ति प्रताड़ित होकर अपने आलाकमान को अपनी बात तो कहना ही चाहता है। वो ठीक है, वो बात कहने के लिए वो निकले, उनके साथ 19, 20, 21, 18 जो भी विधायकों की तादाद बताई गई वो बताई गई। फिर उस बीच में क्या ऐसा हुआ, किस तरह से वहाँ पे पत्ते चले गए, क्योंकि आप ओएसडी थे, जो एक तरह से पेंट किया गया कि ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उस पे उसका कुछ अब मैं खुलासा। बताता हूँ आपको कि हमारे साथ उस वक्त में जिन लोगों को सर्विलांस पे लिया था,
उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये लगता था कि जैसे एक जैन थे मिस्टर, उनको अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, कि उनको ये कहा जाता था कि वो पैसों का लेन देन का काम करते हैं। किसके गुट के थे वो? गुट के किसी के नहीं थे। अच्छा, मतलब हाँ, इस तरीके से पैसों का लेन कोई देन। थर्ड पर्सन, नॉट एमएलए। संजय जैन उनका नाम था। तो इन्होंने उनको, और दूसरा इनके जो इनके साथ जुड़े हुए विधायक थे उनमें से कुछ लोग जैसे दिवंगत हो गए हैं पंडित भंवरलाल शर्मा जी, उनके ड्राइवर के फ़ोन को इन्होंने और उनके फ़ोन को भी सर्विलांस पे लिया हुआ था, क्योंकि जो लोग वहाँ उनके साथ थे वो तो थे ही थे, वो किससे बात करते हैं ये भी उनको जानकारी रहती थी, तो इमीडिएटली उन लोगों को भी सर्विलांस में इंक्लूड कर लेते थे कि ये क्या क्या बात करेंगे। तो उस दौरान तथाकथित रूप से इन 3 लोगों की कोई क्लिपिंग इन्होंने टेप करवाई, रिकॉर्ड करवाई, और वो काम यही करवा सकते हैं क्योंकि क्या था उसमें? मैं वही बताने जा रहा हूँ कि उस रिकॉर्डिंग में जो रिकॉर्ड हुआ उसमें संजय जैन बात कर रहे हैं और ये तीनों लोग आपस में कौन कॉल पे हैं, जिसमें ये बताया गया, स्पष्ट कभी नहीं हुआ कि कौन कौन है। ये कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, जो हमारे एक मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह जी, वो शामिल हैं, उनकी भी उसमें वॉइस है, संजय जैन तो थे ही थे, और पंडित भंवरलाल शर्मा। इनकी तीनों की ये बातचीत है कि ये पैसों का लेन देन करके, यानी संजय जैन बात कर रहे हैं कि हम इन विधायकों को इतने इतने पैसे दे देंगे सब लोगों को और ये कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब कांग्रेस के साथ अलग हो जाएंगे, अपने सचिन जी के साथ रह के और कांग्रेस की सरकार गिराने का काम करेंगे, ऐसा एलिज किया गया था। वो ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि मुझे एक पूरी की पूरी टाइप की हुई ट्रांसक्रिप्ट दी गई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि गजेंद्र सिंह शेखावत हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बात कर रहे हैं। कह रहे भाई कितने पैसे लेके आओगे? संजय जैन बात कर रहे हैं, इधर से पंडित भंवरलाल शर्मा बात कर रहे हैं, विश्वेंद्र सिंह जी की आवाज़ है, ऐसा वो सारा बताया गया। तो उन ऑडियो क्लिप्स को जो इन्होंने इलीगल तरीके से इंटरसेप्ट करवाई थी उसको इन्होंने बेस बनाया कि देखिए इसमें कोई सचिन जी का नाम ले रहा है किसी तरीके से कि वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ही हैं, हमसे मिले हुए हैं हर रूप में, ऐसा इन्होंने बाहर प्रचारित किया। और वो रिकॉर्डिंग्स सारी की सारी एक पेन ड्राइव में मुझे दी बुला के। अच्छा, क्योंकि सरकार में इनको ये पता था कि जो उनके साथ के लोग हैं वो तो माने सर गए, और जिनको ये अपने साथ जोड़ के रखना चाहते थे उन सबको लेकर ये पहुंच गए होटल फेयरमाउंट में। आपको जो पेन ड्राइव दिया उसमें क्या था और क्या उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया? मैं वही बता रहा हूँ कि राजनीतिक शब्द बोला जाता है कि बाड़ेबंदी। इन्होंने तमाम विधायकों को बाड़े में रख रखा था, जिसे राजनीतिक बाड़ेबंदी कहा जाता है। उस होटल में सबको रखा हुआ था और रोज़ाना मिलने आते थे उनसे, और हमें ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि आप सब पे नज़र रखोगे कि कौन विधायक किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, क्योंकि हम उनके अधीनस्थ उनके काम कर रहे थे, कार्मिक के रूप में, हम ओएसडी के रूप में उनके काम कर रहे थे। जो भी बॉस डायरेक्शन देंगे हम उसे फॉलो करेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, काम का हिस्सा भी यही है हमारा। तो हम डेली उनको रिपोर्ट किया करते थे। तो इसी तरीके से 17 जुलाई को ये होटल फेयरमाउंट पहुँचे और वहाँ सारा देख लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, और लगभग 1:30-2 बजे वहाँ से निकले। निकलने के 1 घंटे बाद मेरे पास इनके पीएसओ का फ़ोन आता है, जिनका नाम रामनिवास है, कि आपको तुरंत साहब बुला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री निवास पहुँचो। तो कुकस काफ़ी दूर है जयपुर से, वहाँ से हमें मुख्यमंत्री निवास के लिए कहा गया। तो मैं निकला, रास्ते में 3-4 बार उनका फ़ोन आ गया कि आप इमीडिएटली आइए। मैंने कहा आ रहे हैं भाई, जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा ना। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुख्यमंत्री जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे जाते ही उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया पीले कलर का और एक पेन ड्राइव अपने हाथ से पकड़ाई। ये कहा कि लोकेश, इस पेन ड्राइव में कुछ कन्वर्सेशन है, आप उसे इमीडिएटली मीडिया को सर्कुलेट करो। मैंने कहा साहब ठीक है, कर देता हूँ। अब मैं चूँकि मीडिया का काम देखता था और मुख्यमंत्री जी मुझे मीडिया को ही कुछ सर्कुलेट करने के लिए दे रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने पूछा क्यों नहीं, इसमें क्या है? नहीं, वो मेरा काम नहीं था। आप उस स्टोरी को नैरेट कीजिए। तो उन्होंने मुझे वो पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि इसे आप इमीडिएटली सर्कुलेट कर दो। मैं अपने घर आया
घर आके मैंने उस पेन ड्राइव पे जो कंटेंट था उसे अपने लैपटॉप पे लिया, क्योंकि पेन ड्राइव से सीधे किसी भी मोड से भेजा नहीं जा सकता। लैपटॉप से फिर मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे लिया उन तीनों क्लिपिंग्स को, और मैंने जो मीडिया का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना हुआ था, राजस्थान के तमाम मीडिया के लोग उसमें शामिल थे, उनको वो मैंने सर्कुलेट कर दिया। तब तक मैंने सुना नहीं था कि उसमें है क्या, मुझे जानकारी भी नहीं थी। 10 मिनट बाद तो पूरे प्रदेश भर में हंगामा हो गया, इतना बड़ा भूचाल आ गया कि देखिए, ये बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, किससे बात कर रहे हैं, पंडित भंवरलाल शर्मा से, और विश्वेंद्र सिंह भी शामिल हैं इसमें। ये तीनों की वार्तालाप में ये संजय जैन भी शामिल हैं, जो कह रहे हैं कि इनको इतने पैसे दिए जाएंगे, इन विधायकों को हम अपने साथ शामिल कर लेंगे, और अब अशोक गहलोत को सरकार में नहीं रहने देंगे, उनको, उनकी सरकार को गिरा देंगे। ये तथाकथित रूप से उन्होंने सारी चीज़ों को चलवाया, और फिर बाद में बड़े खुश हुए। नहीं, तो वही जो मेरा सवाल था उसका जवाब आपने अभी तक दिया नहीं, कि सचिन पायलट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। सचिन पायलट तो खुद किसी कन्वर्सेशन में थे ही नहीं। नहीं। लेकिन जो एक उस समय मीडिया में इस बात को लेके काफी हंगामा मचा कि बीजेपी की तरफ वो जा रहे हैं, ये भी बात कही गई कि वो अमित शाह से भी मिला है। अब उसकी सच्चाई हमें नहीं पता, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि उस समय आप एक की पोजीशन पे थे, कि इस तरह की खबरों को चलाना जो अभी आपने बताया, उसमें किस हद तक आगे जाकर आपको दिशा निर्देश दिया गया? हमें सीधे तौर पर यही कहा जाता था कि जो हम बता रहे हैं आप वो मीडिया को सर्कुलेट करो, कि इस तरीके से चलाना है। नैरेटिव यही बनाया गया कि ये बीजेपी के साथ मिलकर सचिन पायलट, क्योंकि उनको विधायकों को जो लेकर गए थे या जिनके साथ विधायक गए थे सारे के सारे वो सचिन पायलट ही थे, उनके नेतृत्व में सारे विधायक गए थे। तो वो उनको इस तरीके से, यानी उनकी छवि को इस तरह से खराब करना चाहते थे, मलाइन करना चाहते थे जानबूझ के, कि अब ये एस्टेब्लिश कर दिया जाए कि मेरी चुनी हुई सरकार को सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर गिराना चाहते हैं। ये उनकी मंशा थी, और ये बात हाईकमान के दिमाग में बैठ गई, में कामयाब रहे। ये बिठाने में कामयाब नहीं रहे, ये बार बार उस चीज को बोल बोल कर, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से नैरेटिव एस्टेब्लिश कर दिया। आपको ध्यान होगा कि जब ये होटल से निकले तो कैसे कैसे शब्द बोले इन्होंने, कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसे हम जानते थे कि ये नाकारा है, ये निकम्मा है ना, फिर भी हमने इसको बर्दाश्त किया। बयान है, जो पब्लिक डोमेन में है। फिर से बता रहा हूँ कि मकसद ये है कि उस समय पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, पर्दे के पीछे सिर्फ क्या बना, पर्दे के और पीछे हो क्या रहा था, सचिन पायलट को कैसे पूरी तरीके से कांग्रेस आलाकमान के समक्ष इस तरह से मलाइन किया जाए कि इन्होंने पूरा ही षड्यंत्र रचा है, जबकि वो पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था, इनका स्वयं का कार्यक्रम था। इन्होंने उन लोगों को सर्विलांस पे लिया जो बातचीत कर रहे थे। अच्छा, उनके जो दोस्त जो आपने शुरू में नाम गिनाए, वो सब उनकी बात को मान रहे थे, अशोक गहलोत की मान रहे थे, मान ही रहे थे उनकी सारी बातें, जो जो भी वो कहना चाह रहे थे उसको वो लोग मान रहे थे, और यही कारण रहा कि ये कामयाब रहे उनको बर्खास्त करवाने तक में। ओएसडी के तौर पे, उस समय के ओएसडी के तौर पे आपका आकलन क्या है, कि क्या वाकई में जो 60-65 विधायक बताए जाते थे कि उनके साथ हैं, इनके साथ 18-20 ही हैं, एक्चुअल सिचुएशन जो आपको, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या था उस समय? देखिए, ये बात ठीक है कि विधायकों को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था, उनको तमाम तरह के प्रलोभन दे रखे थे कि आप लोग मेरे साथ रहोगे तो मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, आपके एक गार्जियन की तरह आपको जो चाहिए, उन्होंने पूरी छूट भी दी थी। यही कारण रहा कि राजस्थान में 4 साल जम के लूटमारी हुई। हर विधायक को ये पूरी छूट दे दी कि तुम अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो, जो चाहो वो करो। तो जब किसी विधायक को इतनी बड़ी छूट मिलने जाए और वो कहे कि आपको जो मन करे वो करना, तो उन तमाम प्रलोभनों की वजह से ये बात सही है कि विधायक ज़्यादा इनके साथ थे। और एक बात और भी है कि 6 महीने के लिए आपने कहा कि उनको सीएम बनाया गया, जो बढ़ के बाद में 2.5 साल हुआ, लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल वहाँ पे निकाल लिए, और उस पूरे 5 साल आप ओएसडी बने रहे। बिल्कुल। आपका मोहभंग कैसे हुआ, और जो खुलासे अब आप कर रहे हैं? देखिए, ये आपने बात कही कि मेरा मोहभंग कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक वही लॉजिक है कि जब उन्होंने मुझसे वो काम करवाया, ऑडियो क्लिप्स मुझे दी और ये कहा कि इन्हें सर्कुलेट कर दो, मैंने वो कर दिया, सब कुछ शांत हो गया। जैसा ये चाहते थे, जैसे एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना फिल्म की, कि ऐसे ऐसे मूव करना है, आपको ऐसे कमर हिलानी है, ऐसे नाचना है, तो इनकी पटकथा जो इन्होंने लिखी थी सब कुछ वैसा ही हुआ। जब ऑडियो क्लिप्स रिलीज़ हो गए, अगले दिन
जो महेश जोशी जी हमारे चीफ विप थे, उन्होंने जाके इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, एसीबी में मुकदमे दर्ज करवाए और फिर पकड़ दकड़ क्या नाटक 1-1 में भी करके, मुकदमे दर्ज हुए ना पकड़ दकड़ का नाटक करके इन पे दबिशें दिलवाई गई और इन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि भाई ये लोग थे जो मेरी सरकार गिराना चाहते थे। मैंने इस कांटे को अपने रास्ते से हटा दिया, सब कुछ सेटल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया और ये बड़े खुश हुए कि देखो हम कामयाब रहे। उसके बाद वापस कैसे पलटी हुआ सारा सिस्टम। 2021 में, मार्च 2021 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एक एफआईआर लॉन्च करवाई और वो सीधी मेरे नाम से करवाई कि लोकेश शर्मा ओएसडी चीफ मिनिस्टर ने इलीगल तरीके से हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को, यानी हम बातचीत कर रहे हैं किसी तरीके की, उसको इंटरसेप्ट किया और उसे सर्कुलेट कर दिया। तो वो जब एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हो गई तब इनके कान खड़े हो गए कि अब मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो सकती है। वहाँ से ये पूरी परेशानियाँ दोबारा शुरू हुई। इन्होंने मुझे बुलाया और ये आश्वासन दिया कि लोकेश चिंता मत करना, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, एक चीफ मिनिस्टर की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, कभी किसी बात को लेके घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। तो जब प्रदेश का एक मुख्यमंत्री आपके सिर पे हाथ रख दे और ये कहे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम संभाल लेंगे, और किया भी। वकील इन्होंने करवाए, जो भी किसी तरीके की लगानी थी, रिट वगैरह लगानी थी, वो सब इन्होंने लगवाई। मुझसे साइन करवाते थे खाली कि भाई आप इस पर साइन कर दो, मैं वो करता रहा, सब कुछ होता गया। अब जो आपने कहा मोहभंग कैसे हुआ, समय बीतता गया, लगभग 4 साल निकल गए। इस बीच इन्होंने एक काम और किया। इन्होंने क्या किया कि जैसा इनका नेचर है, ये हमेशा से अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति या जिससे इन्हें खतरा महसूस होता हो, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसे जड़ से समाप्त कर देते हैं। तो किसी ज्ञानी ने इनको ये कहा, वो इंटेलिजेंस के ही लोग थे, कि सर हमें चेक करना चाहिए कहीं लोकेश के पास अपने खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है। अच्छा। तो उस बेसिस पे इन्होंने अपने ही ओएसडी के कार्यालय पर एसओजी की रेड डलवा दी। अच्छा। यानी मेरे उस कार्यालय पे जहां से इनके प्रचार प्रसार का काम होता था, यानी अशोक गहलोत जी की जो पब्लिसिटी का काम होता था, सरकार की पब्लिसिटी का काम होता था, उस कार्यालय पे एसओजी की रेड इसलिए डलवाई कि ये पता कर सके मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। जो पेन ड्राइव इन्होंने मुझे दी है, अच्छा, कहीं वो मैंने संभाल के तो नहीं रखी हुई है। तो उस एसओजी की रेड ने लगभग 3 घंटे तक मेरे कार्यालय में दमा चौकड़ी मचाई, खूब छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो आपने वो पेन ड्राइव किया क्या था? मैंने छुपा दिया, मैंने उस जगह से ही चेंज कर दिया। अच्छा। देखिए मैं भी तो उन्हीं का शागिर्द था। वो पेन ड्राइव अभी भी आपके पास है? वो मैं दे चुका हूँ जांच एजेंसीज को। और दूसरा कुछ और भी रिकॉर्डिंग आपके पास है जो मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए मैंने उसके बाद एक रिकॉर्डिंग, जब वो सारा सबूतों वाली बात आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि लोकेश तुमने वही पेन ड्राइव यूज़ लिया ना जो मैंने तुम्हें दिया था। जी साहब। तो क्या किया उसको? साहब डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो लैपटॉप कहाँ है? तुम ऐसा करो उसे डिस्ट्रॉय कर दो, किसी और राज्य में भेज दो या मेरे पास भेज दो। यानी सबूतों को नष्ट करने के निर्देश मुझे दिए इन्होंने, और वो निर्देश जो मुझे दिए जा रहे थे वो मैंने सारे इनके, क्योंकि मुझे ये डर था, जो मैं इनके पूरे बिहेवियर को जानता हूँ, जितना इनको मैंने समझा था पिछले 10 साल में, मुझे पता था किसी न दिन मुझे भी अटका देंगे। अच्छा। तो आवाज हो गया था? बिल्कुल हो गया था। जब मेरे कार्यालय में रेड ही डलवा दी तो आवाज तो होना नहीं, लेकिन उसके पहले आप पे शक पैदा होना, रेड के बाद मैंने वो किया था। नहीं, लेकिन शक कैसे पैदा हुआ आप पे? शक तो मैंने बताया ना कि उनकी जो भी इंटेलिजेंस के लोग होंगे उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अपने को सावचेत रहना चाहिए। बड़ा सिपहसालार होता है कि कई बार हम जिससे कोई काम करवाते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में, आज तो स्थितियां ऐसी हैं, बाद में वो हमारे खिलाफ उसी चीज को कोई उपयोग में ले ले। तो उस अंदेशे से इन्होंने वो सारा काम करवाया। वो परिंदा फिल्म का वो सीन याद आ रहा है। तो बाद में जब कुछ नहीं मिला और मेरे यहाँ रेड डल चुकी, मैंने छू भी नहीं की। मेरे यहाँ रेड डली, मैं सीधा गया, जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम था कुलदीप रांका जी, उनके पास गया। मैंने कहा मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में ओएसडी का मतलब समझते हैं आप? यानी ओएसडी के यहाँ रेड डलने का मतलब तो मुख्यमंत्री पे रेड हो गई भाई एक तरीके से। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है कि एसओजी रेड डाले और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं पता हो, मुख्यमंत्री को नहीं पता हो? मैंने सीधा फ़ोन लगाया मुख्यमंत्री जी को कि साहब मेरे यहाँ इस तरीके से, वो महाराष्ट्र थे, पुणे गए हुए थे,
यानी राजस्थान में नहीं थे। बहुत बढ़िया दिन चुना था उन्होंने, खुद भी राजस्थान से बाहर, कमिश्नर पुलिस भी राजस्थान से बाहर। मुझे कहते हैं कि आनंद श्रीवास्तव से बात कर लो। जब आपने फ़ोन किया तो हाँ, क्या बात हुई? मैंने फ़ोन किया कि साहब मेरे यहाँ उन्होंने एसओजी ने रेड डाली हुई है, पता नहीं क्या छानबीन कर रहे हैं कि तेरे यहाँ। हाँ साहब, तो तेरे यहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने कहा मुझे क्या पता, ये तो आपको पता होगा कि कैसे पहुँच गए, क्योंकि एसओजी की रेड बिना आपकी जानकारी के हो नहीं सकती। तो ऐसा अगर तुरंत तू आनंद श्रीवास्तव से बात कर, वो कमिश्नर पुलिस थे, पता लगा कि वो भी हैदराबाद किसी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। यानी सारे लोगों ने वो दिन ऐसा चुना था, कोई भी नहीं था, और पूरा जो इनकी एसओजी की टीम थी उन्होंने जम के उत्पात मचाया, दम के जो करना था वो सारा किया। तो उसके बाद मैं इतना सावचेत हो गया कि इनकी हर चीज़ पे नज़र रखने लगा कि ये क्या करेंगे, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वही कारण रहा कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग हो पाई जिसमें इन्होंने मुझे उन सबूतों को नष्ट करने के निर्देश दिए थे जी। और अगर मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं होती तो सच बता रहा हूँ उमाशंकर जी, मेरी शब्दों पर, मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता कि एक मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं ये, मुख्यमंत्री को फंसाना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। होता ही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। देखिए, अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो मेरी बात कौन मानता? हाँ, मैं ये कहूँ कि ये पेनड्राइव मुझे अशोक गहलोत ने दिया है, लेकिन आपने अपनी तरफ लेकिन से शब्दों से उसको कोई जारी मानता भी नहीं किया ना। जो आपके पास रिकॉर्डिंग है? आपने अपनी तरफ से उसको, उस रिकॉर्डिंग को कभी सार्वजनिक नहीं किया? बिल्कुल किया है मैंने। हाँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। मैंने 2024 में, मैं उस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ जो अभी भी आपके पास है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसमें कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के लिए भी कुछ शब्द बोले थे, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के लिए भी कुछ देखिए शब्द ये बोले तो थे। मैं कह चुका हूँ कई बार। हाँ, मैंने वो चीज़ें सार्वजनिक नहीं की क्योंकि वो सीधे तौर पर मेरे केस से रिलेवेंस नहीं रखती थी। मैंने वही सार्वजनिक किया था जिससे मुझे मेरे बचाव के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी। और जो सार्वजनिक नहीं किया उसमें क्या बातें हैं? उनमें देखिए, राहुल जी और सोनिया गांधी जी तक को लेकर इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बाहर के लोग बोलते हैं ना। अब मैं शब्द क्या बोलूं, चलिए ठीक है, अब आप चाहते ही हैं। जो शब्द, जिस शब्द को बार बार उपयोग में लेकर राहुल जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, या विपक्ष के लोग बोलते हैं या ऐसे लोग बोलते हैं जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे शब्द का कि हाँ ये राजनीति का पप्पू है। अच्छा। और सोनिया जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं जो राजनीति करने के लायक नहीं है। अच्छा, तो जब तक आप साथ थे तब तक तो समझ में आ रहा है कि आप दिशा निर्देश से बंधे हुए थे, जो कह रहे थे आप वो कर रहे थे। लेकिन जब आपका मोह भंग हो गया, आपके यहाँ रेड पड़ गई और उसके बाद जो भी आपको उनकी मंशा समझ में आने लगी, आपने कभी कोशिश की कि टॉप लीडरशिप को मिलकर कम से कम वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा सुनाया जाए जो आपने सार्वजनिक नहीं किया, जो किसी भी तरीके से उनके पास नहीं पहुंचा? देखिए, टॉप लीडरशिप तक तो जाने का मेरा कोई सीधे तौर पर मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था, मुझे उन्होंने हटाया नहीं था। और मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी जिस रूप में भी, मैंने सिर्फ उनके आदेशों की पालना के तहत उन सब कुछ किया। और आप जो कह रहे हैं कि जब आपका मोह भंग हो गया, मेरा मोह तो तब भंग हुआ था ना जब उन्होंने मेरे ही ऑफिस में रेड डलवा दी और मुझे ही विक्टिम बना दिया। मैं समझ गया। मेरा फिर से बहुत पॉइंटेड सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिनमें वो टॉप लीडरशिप के लिए, राहुल गांधी के लिए पप्पू जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सच है, और अगर आप सिर्फ पप्पू जैसे शब्द का नहीं, जब हम सामने बैठते थे ना, यूँ आमने सामने, तब भी वो यही कहा करते थे कि राजनीति करना नहीं आता इन लोगों को। नहीं, ये तो सामान्य बात है, राजनीति नहीं करना आता वो तो कोई भी एक दूसरे के लिए कह सकता है। जो आप स्पेसिफिक आपने एक शब्द की बात की, हो सकता है कुछ और भी शब्द हो जो मैं भी नहीं चाहूंगा कि मैं कैमरे पे उनको, मैं भी नहीं चाहूंगा से जुड़े हुए हैं जहां अपने आला कमान और अपने नेतृत्व, इसी वजह से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरे इस प्रोग्राम में उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो अमर्यादित हों। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि आप सार्वजनिक तौर पे उसको, रिकॉर्डिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रोग्राम में नहीं बोल सकते मर्यादाओं की वजह से, क्या आपने कोशिश की कि उन शब्दों का जो स्वाद है, जो उन शब्दों में जो झलकता है, वो उनको बताएं जिनका इतना सारा भरोसा और विश्वास लेके वो इतने सालों तक इतने बड़े ओहदे पे बने? नहीं, मुझे ऐसा अवसर नहीं मिल पाया कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। आपने कोशिश की? नहीं, कोशिश मैं अपने तौर पर जिस तरीके से कर सकता था, क्योंकि जब तक मैं जुड़ा हुआ था तब तक मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि आज अगर जब आप जुड़े, अब आप जुड़े नहीं हैं, अब नहीं जुड़े हुए हैं, तो अब आप चाहेंगे कि आप अब राहुल गांधी अगर और ऐसा प्रियंका अवसर गांधी मिलेगा को तो मिलकर- जरूर मैं सारी बात प्रियंका जी को, राहुल जी को या मैडम सोनिया जी को, जो भी मुझसे जानना चाहेंगे, तमाम चीजें
मैं सबूतों के उनके समक्ष रखूंगा, उनसे बात करूंगा। आप ये कोई फॉर्मली उनके यहाँ आप कभी अपॉइंटमेंट आपने मांगा है या मांगेंगे, या यहाँ आप इस प्रोग्राम के जरिए आप कहेंगे कि अगर आपको मौका मिले वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देने की कि किस तरीके से चीज़ें घटित हुई और कैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अवश्य मैं अपने सेंट्रल नेतृत्व को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, मैडम सोनिया जी को, सारी की सारी घटनाक्रम जो हुई थी जिसका एकमात्र साक्षी हूं मैं, जिसको साथ लेके इन सब चीज़ों में शामिल रख के इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया। आपको याद होगा अभी तो वो किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। जी, बिल्कुल। जब से उन्हें पता लगा है कि आला कमान की मंशा ये है कि किसी नौजवान को राजस्थान का नेतृत्व सौंपा जाए, या जिस तरीके की चल रही हैं खबरें जो चल रही हैं, इतने परेशान हो गए हैं वो। जी बिल्कुल, इसी ताज़ा बयान पे हम आ रहे हैं। हमने शुरुआत में प्रोग्राम की इसकी बात की कि उन्होंने जो बयान दिया है, बयान जो है वो सब जगह है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो जो 25 सितंबर की बात है, अगेन उस समय भी मैं राजस्थान में रह के रिपोर्टिंग कर रहा था, कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार थे, लेकिन फिर अचानक से ऑब्जर्वर आ गए और फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी हो गई और वो नहीं बने। वो तो बनना चाहते थे क्योंकि मोतीलाल नेहरू से लेके तमाम इंदिरा गांधी तक का उन्होंने नाम लिया। वो जो कह रहे हैं, जो उनका ताज़ा बयान है, उसके बरस आप ये बताइए, उसके बरस की क्या चल रहा था उस समय भीतर, जो ये कह रहे हैं अभी, जो उन्होंने बयान दिया ताज़ा? सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत जी, सफ़ेद झूठ जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि 25 सितंबर का काला अध्याय उन्होंने इतिहास में लिख दिया है। आला कमान के दूत के रूप में अगर अजय माकन जी और खड़गे जी आते हैं और वो सिर्फ ये कहते हैं कि विधायक दल की बैठक होनी है, विधायकों को आप, क्योंकि विधायक दल के आप नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को एकत्रित कीजिए, उनकी एक हम बैठक लेंगे, हम पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। अब वो क्या मंशा लेकर आए हैं, क्या आला कमान ने उन्हें निर्देश दिए हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं थी। कोई ये नहीं कह रहा था कि वो जाते ही मुख्यमंत्री बदल रहे हैं या सचिन पायलट की घोषणा कर रहे हैं। अरे भाई, सिर्फ एक प्रस्ताव ही तो पारित होना था। तो उस समय भी आप ओएसडी थे? उस समय मैं ओएसडी था, और मैं बताना चाहता हूं कि जानबूझ के उस दिन, जिस दिन वो बैठक होनी थी, षड्यंत्र पूर्वक वो उस बैठक को, षड्यंत्र ये था कि बिना किसी वजह के खुद चले गए हेलीकॉप्टर लेके तन्नोट माता के दर्शन करने के लिए जैसलमेर, ताकि यहाँ से उनकी जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, जो उनको बार बार रिपोर्टिंग देनी पड़े, उसकी आवश्यकता नहीं हो। और सारे विधायकों को ये डायरेक्शन दिए कि यहाँ किसी को नहीं आना है। मेरे सामने की बातें हैं कि आप में से किसी को भी इस बैठक में शामिल नहीं होना है। मुझे जैसलमेर से फ़ोन करके स्पेशली ये कहा गया कि लोकेश, मीडिया में ये खबरें चलवाओ, क्योंकि मीडिया में ही देखता था कि ये सारे विधायक बुरी तरह से नाराज़ हैं, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। तो जो उन्होंने मुझे निर्देश दिए थे वो कल उन्होंने सार्वजनिक कर दिए खुद ने। कल उन्होंने खुद ने कह दिए कि सचिन पायलट के अलावा किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते। अरे भाई, उस दिन मुख्यमंत्री बना थोड़ी रहा था कोई किसी को, उस दिन तो रायशुमारी होनी थी। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी हुई। कॉन्स्पिरेंसी तो इन्होंने की, इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि उस बैठक को होने नहीं दिया। अपने तमाम विधायकों को बस में बिठाकर, भरवाकर, जो इनके और 2-3 नज़दीकी लोग थे उस वक्त, चीफ विप और डिप्टी चीफ विप महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी, उनको डायरेक्शंस दिए कि इन सारे विधायकों को ले जाओ। और वो जो बैठक मुख्यमंत्री निवास पे होनी थी, वो बैठक हुई शांति धारीवाल जी के यहाँ, और वहाँ इकट्ठे होकर सबको बसों में लेके पहुंचा गया स्पीकर साहब के यहाँ, और सबसे ज़बरदस्ती इस्तीफे दिलवाए गए, ये कह के कि आला कमान पे प्रेशर तभी बनेगा, आला कमान को ये पता लगेगा कि अशोक गहलोत के अलावा कोई नहीं है, ये सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार चलानी है, सरकार में आगे रहना है, तो इन विधायकों और अशोक गहलोत की बात माननी होगी। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, इन्होंने षड्यंत्र रचा। इन्होंने ये चाहा ही नहीं ना कि बैठक हो। अगर बैठक हो जाती तो क्या होता भाई उस दिन? अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि अगली रात उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि ये बैठक दोबारा करा लीजिए। तब तो होना ही नहीं था ना, क्योंकि वो अपना खेल कर चुके थे। इतना बड़ा आपने बवंडर मचा दिया, विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया, जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया, तो अगली रात तो कहाँ से होनी थी? बड़े बेइज्जत करके आपने दोनों पर्यवेक्षकों को जयपुर से भेज दिया वापस। मुझे याद है जयपुर में होटल के बाहर निकल के अजय माकन ने आप बयान देखिए, दिया ऐसी शर्त कोई रखता है क्या? इन्होंने अपने आला कमान को षड्यंत्रकारी बता दिया। ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र तो इन्होंने रचा। ऐसी कोई शर्त कभी रखता है क्या बैठक से पहले कि आप
जो ये विधायक थे हमारे साथ जो थे, उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाओगे। आप किसी से 1 to 1 नहीं मिलोगे, आप ग्रुप में मिलोगे लोगों से, और जो भी निर्णय होगा वो 19 अक्टूबर के बाद होगा। देखो, आलकमान इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था और ये कह रहे थे कि आप जो भी लेकिन निर्णय ये बनने करो। को तैयार नहीं थे। नहीं, आपसे कोई बातचीत हुई होगी इस मामले में? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मुझे बैठ के कहते थे कि ये सब के सब धोखेबाज हैं, ये मुझे यहाँ से वहाँ का फॉर्म भरवा के और यहाँ से बाहर निकाल देंगे, सचिन को मुख्यमंत्री बना देंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे नहीं बनना। तो कल जो भी उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला है कि मैं क्यों नहीं बनता अगर मुझे बनाते तो। वो खुद नहीं बनना चाहते थे, उन्हें ये डर था कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो उनके सारे काले कारनामे, सारे काले चिट्ठे जो उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए किए, कहीं वो खुल के सामने नहीं आ जाए। मुख्यमंत्री के रूप में तो उन्हें सारा अधिकार होता ना, जो भी व्यक्ति बनता। आप बहुत काले कारनामों पे जोर दे रहे हैं। एक जल जीवन मिशन घोटाला की जो बात है उसमें महेश शर्मा जेल भी गए, और गहलोत, महेश जोशी जी, माफ कीजिएगा, महेश जोशी, और गहलोत के वो खास आदमी बताए जाते हैं, और गहलोत उनके साथ खड़े नजर नहीं आए, ये भी कहा जाता है, एलिज किया जाता है। बहुत सीधी सी बात मैं करना चाहता हूँ। प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जिसके पूरे कैबिनेट जिसके अधीन है और सारे फैसलों पर अंतिम मोहर मुख्यमंत्री की लगती है, एक कैबिनेट मंत्री इतने 1000 करोड़ का घोटाला अपने स्तर पर किसी हालत में कभी नहीं कर सकता। हम वहाँ रहते थे मुख्यमंत्री निवास पे, तो जो ठेकेदार आया करते थे, कॉन्ट्रैक्टर जिनको आगे टेंडर्स मिलने हैं, वो कौन होगा, किसे मिलना चाहिए, किसके अनुसार वो शर्तें तैयार होनी चाहिए, यानी सारा का सारा लेन देन और कौन कैसा काम करेगा ये तय होता था मुख्यमंत्री निवास पर। किस व्यक्ति को मिलना है, किसको क्या काम जाएगा, किसका कितना कमीशन होगा, किसको कितनी चीज़ें मिलनी है, वो सब कुछ जब मुख्यमंत्री निवास पे तय होता था, उसका सारा का सारा ठीकरा फूट गया महेश जोशी जी पर। वो जेल चले गए और आज भी जेल में है, और वो भी चुप है ना। वजह? अब देखिए, जिसने खुद ने कुछ किया हो थोड़ा बहुत, आज मैं सब इतना कुछ क्यों बोल पा रहा हूँ। मैं ये चैलेंज करता हूँ और पिछले 2.5 साल से लगातार अशोक गहलोत जी को ये कह रहा हूँ कि खड़े होकर एक बार आप कह दीजिए कि लोकेश शर्मा झूठ बोल रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि कल उन्होंने जो बोला वो सब कुछ झूठ था। आप बोलिए ना, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकेश शर्मा के पास उनके जीवन के 10 साल जो उस तरीके से अटैच रह के कि उन्होंने क्या क्या मुझसे काम करवाए, और जो कुछ चीज़ें मेरे पास हैं अगर वो मैंने सार्वजनिक कर दी तो 40 साल की राजनीति तबाह हो जाएगी उनकी। तो आपने कुछ किया है और कुछ किया भी नहीं है। देखिए, मैंने जो किया है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए किया है। अच्छा। मैंने दुर्भावनावश होकर, ऐसा नहीं, मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है अशोक गहलोत से कि भाई मुझे उनको खत्म करना है, राजनीतिक रूप से उनका मुझे नाश करना है, सर्वनाश करना है। लेकिन उन्होंने जब मुझे अकेला छोड़ दिया इस पूरे मामले में, जिस मामले में मुझे फंसाया उन्होंने, आपकी गिरफ्तारी हुई, फोन मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे बाद में अप्रूवर बनना, यानी एकमात्र मेरे पास रास्ता था जिससे मैं बच पाया, वरना आज लोकेश शर्मा भी तिहाड़ जेल में होता, क्योंकि कोई बचाने वाला ही नहीं था। सारा ठीकरा मेरे पर फोड़ दिया कि सब कुछ किया है वो इसने किया है, लोकेश शर्मा ही दोषी है, फोन टेप भी इसने किया है। अरे भाई, मैं कौन होता हूँ? ना तो मेरे पास संसाधन है, ना मेरे पास वो क्षेत्राधिकार है कि मैं किसी के फ़ोन को टेप कर सकूँ। उसके लिए तो बहुत सारा एक सिस्टम चाहिए होता है भाई, किसी को फ़ोन को लेने, सर्विलांस पे लेके और रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये कहा हो कि चिंता मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चाहे हमें किसी भी स्तर पे जाना पड़े, वो बाद में मुझे बुला के ये कहे कि अब तू जाने और तेरा काम जाने, इससे बड़ा मेरे साथ धोखा क्या होगा। आपने परिंदा फिल्म देखी होगी। मेरे परिवार के साथ उस वक्त क्या बीतती होगी जब मैं 10-10, 12-12 घंटे की इंटरोगेशन के लिए यहाँ क्राइम ब्रांच बैठा रहता था। क्राइम ब्रांच का तरीका जानते हैं आप उमाशंकर जी, कि कैसे बैठ के आपको रोस्ट करते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजिकली आपको प्रेशर मामले मैंने कवर किए हैं। तो मैंने वो सारी प्रताड़नाएं झेली, वो सब कुछ इसलिए कि एक व्यक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया है। तो मैंने अशोक गहलोत का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। अशोक गहलोत जी ने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे ये कहा कि अब तू जाने और तेरा काम जाने, आपको डंप करने की कोशिश। तो मुझे अपने बचाव के लिए जो भी आवश्यकता, देखिए मैंने वो सारे सबूत, चाहे वो पेन ड्राइव हो, वो लैपटॉप हो
और वो मोबाइल डिवाइस जो मुझे नष्ट करने के लिए कहे गए थे, वो सारे के सारे सबूत के तौर पर, क्योंकि मैंने कोई बातें नहीं की कभी अशोक गहलोत जी की तरह। जैसे अशोक जी कहते हैं ना कि मेरी सरकार गिराने में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट शामिल थे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिरा रहे थे, मेरे पास सबूत हैं। ऐसा वो बार बार दावा करते हैं कि मेरे पास सबूत हैं, लेकिन आज तक मैं कई बार कह चुका हूं उन्हें कि आप जो सबूत आपके पास है उनकी मम्मी बनवाओगे क्या, उनको कहीं फ्रेम करके रखवाओगे क्या, सार्वजनिक करिए अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कहिए, ताकि आपको कोई लांछन ना लगा पाए। मैं ये चाहता हूं कि जो आपने इमेज बना रखी थी ना राजस्थान के गांधी के रूप में, वो आपकी बनी रहे, लेकिन आज तक एक भी सबूत जो आप कहते थे कि मुझे पता है ये लोग मेरी सरकार गिरा रहे थे और मेरे पास सबूत हैं, सार्वजनिक नहीं कर पाए। आप सार्वजनिक करिए, लाइए जनता के सामने कि सचिन पायलट, अमित शाह, आपने तो ये भी कह दिया कि अमित शाह मानेसर आते थे, मानेसर से सारे विधायक धर्मेंद्र प्रधान के घर जाते थे, आपके पास सबूत है तो सार्वजनिक करिए भाई। क्यों इस पूरे देश भर में इतना बड़ा बखेड़ा आपने खड़ा कर रखा है? आपने पूरे देश को ये कह दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ कुचक्र रचा, षड्यंत्र रचा और मुझे अध्यक्ष नहीं बनने दिया। जो पार्टी उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहती थी, यानी नॉमिनेशन भरने वाले थे वो, हाँ 25 सितंबर के बाद वो नॉमिनेशन भरने वाले थे, तो जिस पार्टी ने उन्हें ये भरोसा दिला दिया, जब उन्होंने मना कर दिया, कम्युनिकेट किया कि हम नहीं बनेंगे, आपको कुछ कहा होगा उस टाइम? जब हम दिन भर साथ हैं, बात कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो उन्होंने मैंने बताया ना, जैसे मुझे कहा कि ये मेरे साथ सरतिया धोखा करेंगे ये। और वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर उन्होंने AICC के बाहर आके बयान भी दिया था, वो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। कहा कि मेरे साथ ये धोखा करेंगे, ये मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, यानी उनके मन में तो पहले से ही जहर था। चलिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूँ, सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। लोकेश जी, आप बहुत रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड किया, ये सबूत है। आप रिकॉर्डिंग कुछ दिखा तो रहे नहीं है, सुना तो नहीं रहे हैं। हमारे दर्शकों को कुछ रिकॉर्डिंग आपके पास है तो सुना दीजिए। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात नहीं करता हूँ, ना ही मैंने रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग के लिए किया, क्योंकि मुझे जैसा उनका पिछला जितना भी इतिहास रहा है उसके अनुसार मुझे ये पता था कि ये कहीं मेरे साथ कभी कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते, तो अपने बचाव के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था सबूत के तौर पे मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड की या उनको अपने पास रखा। उनमें से कुछ का अंश तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम पॉइंट की बात यहाँ कर रहे हैं, आपने कहा कि सबूत जो है वो मम्मी बनाने के लिए नहीं होता, तो आपके पास अगर आपके फोन में है कुछ तो एक दो हमारे, मैं आपको सबसे बड़ा सबूत वो आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग जो मैंने अपने बचाव के लिए की, जो फोन टेप इन्होंने करवाए, जिसका सीधा एलिगेशन ये आता है कि लोकेश शर्मा उसके अंदर दोषी था। मैंने बार बार ये कहा कि मुझे तो सिर्फ पेन ड्राइव दिया गया था। अब आप सुनेंगे तो आपको खुद को पता लगेगा। जरा दर्शकों को चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरीके से मुझे निर्देश दिए जा रहे हैं सबूतों को नष्ट करने की, कि लोकेश उन सबूतों को नष्ट कर दीजिए। जी, बाकी तो रिकॉर्डिंग मेरे पास वो फोन में है। लोकेश शर्मा जो अपने फोन के जरिए अब वो रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं, जो हाँ भाई। जी साहब। सुनिए। हाँ भाई। जी साहब। तो अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना? हाँ साहब, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर तो यूज कैसे किया? उसको पहले डाला, फिर ड्राइव में डाला उसको? पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया साहब। लैपटॉप तेरा खुद का है? हाँ ठीक है ना, क्या अपने आप ही था? है साहब। CMR का लैपटॉप था या तुम्हारा था? नहीं, CMR का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर? है ना, उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है। फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लैपटॉप से नहीं साहब, फोन से, क्योंकि फोन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से आ नहीं सकता था ना साहब। अच्छा ठीक है, फिर लैपटॉप लिया? हाँ, लैपटॉप लिया फोन में, फोन पे लिया, ठीक है। तो लैपटॉप से लिया तो वो टेलीफोन का वो तेरे पास ही क्या? वो तो साहब डैमेज कर दिया। वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना। हाँ, वो पक्का किया ना? हाँ, उसको पूरा उस डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया साहब। 200% साहब, पूरा। अच्छा ठीक है, उसको जो जिससे भेजा था? हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया था। ठीक है, तो कोई बात है जी। ठीक है। और वो जो लैपटॉप जिसमें तूने डाला था लैपटॉप पे, हाँ, वो भी किसी को दे दो, उसको किसी को। हाँ, उसको भी दे देता हूँ साहब। बाकी उसमें से उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी साहब। नहीं, हिस्ट्री करीब ना रिट्रीट हो जाती है ना? हाँ हाँ, रिट्रीट हो जाती है जी।
कोई रिलेटिव है तो दूसरे किसी दूसरे राज्यों के रहते हो तो मैं उसको निकाल देता हूँ साहब, भिजवा देता हूँ अपने पास से। इसको दोगे तुम? बाहर कोई ला के देना, मैं किसी को दे दूंगा, तुम मुझे देना, मैं तेरे दूसरे लैपटॉप दे दूंगा। अरे मैं भिजवा दूंगा साहब, यहाँ नहीं रखूंगा, मैं भिजवा ही दूंगा उसको। नहीं मेरा मतलब है कि या तो रजिस्टर कर दो उसको, रजिस्टर जितने ठीक है। हाँ हाँ तुम्हें तो मालूम पड़ता है कि इतने टेलीफोन से ये पेन ड्राइव से गया उसके अंदर। नहीं साहब, ऐसा उसमें मालूम नहीं पड़ता। ये उसे फोन से गया। हाँ, क्योंकि अपन ने भेजा फोन से था ना साहब, इसलिए लैपटॉप का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही शो नहीं होगा कहीं पे भी। हाँ ठीक है, लैपटॉप का शो ही नहीं होगा। हाँ भाई, जब मेरा फोन हुआ था तो वो तो इशू ये होता है भाई, फोन में कहाँ से आया। तो अपने तो ना तो कोई पेन ड्राइव की बात है ना लैपटॉप की बात है, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से आया था। तुमने तो अगर मान लीजिए मैं तेरे को भेजूं लैपटॉप पे क्या कहे व्हाट्सएप पे, हाँ उसी ढंग से जो लैपटॉप से आया होगा तेरे फोन पे, हाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप से आया क्या, कैसा आया वो? नहीं, वो तो साहब मैंने कॉपी किया था लैपटॉप से तो। लैपटॉप से कॉपी किया? हाँ, लैपटॉप से तो मेमोरी में कॉपी किया था उसको। मेमोरी से कॉपी किया? हाँ ठीक है समझ गया मैं। जी, वो लैपटॉप तुम किसी को देखना, मैं कर दूंगा साहब उसको, बिल्कुल। जी सर, फिर बात करता हूँ। जी सर। फिर बयान के हुए थोड़ी को ऐसे। तो इस कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था जो आपको पहले दिया गया? आप सुनिए क्या कह रहे हैं, तेरे बयान तो कहीं नहीं हुए ना अभी इसमें। अच्छा, नहीं साहब, वो एक ही बार मीडिया क्या था? हाँ, मीडिया को तो वही कहा था सारा मैंने कि इस तरीके से मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से शाम तक चल रहा था, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि मैं कई ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ जिनमें लगातार मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक कभी वीडियोस आते हैं, कभी ऑडियो आते हैं, कभी उसमें ग्राफिक आते हैं, कभी टेक्स्ट आते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या कॉन्टेक्स्ट था। ये वो रिकॉर्डिंग है जिसमें मुझे उन तमाम सबूतों को नष्ट करने के निर्देश दिए जा रहे हैं जो मेरे पास थे। सबूतों में जैसे कि जब इन्होंने फ़ोन कॉल्स को, चाहे वो तथाकथित रूप से सचिन पायलट जी के हों या तथाकथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के हों, उस तरह के जो इन्होंने बाहर प्रचारित किया था कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, मेरी सरकार गिराना चाहते हैं, तो वो ऑडियो क्लिप्स इन्होंने मुझे दिए थे पेन ड्राइव में, खुद अपने हाथ से जिसका आपने शुरुआत में जिसको मैंने आपको बताया। तो बाद में क्या किया इन्होंने, सारा का सारा ठीकरा मेरे माथे पे फोड़ दिया कि ये तो सब कुछ लोकेश नहीं किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये वो सबूत है जिसमें ये मुझे डायरेक्टली निर्देश दे रहे हैं कि तूने उन सबको डैमेज कर दिया ना, और भरोसा नहीं किया, उनसे जुड़ाव ना हो। हाँ, ताकि उनके ऊपर किसी बात को मतलब डायरेक्ट नहीं किया जा सके। अगर मेरी कोई छानबीन भी होती है, पूछताछ भी होती है, तो उनके ऊपर आँच ना आए, सारा मेरे ऊपर ही रहे। यानी जब मैंने कहा कि डिस्ट्रॉय कर दिया तो भी भरोसा नहीं किया। आपने सुना कैसे पूछ रहे कि 200% कर दिया ना। हाँ। यानी उन्हें 100% पे भी यकीन नहीं है, उन्हें 200% चाहिए किसी भी चीज का। तो ये वो है। ऐसी मेरे पास एक और है, मैं बताता हूँ, जो मेरे अभी इस फोन में है, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू हुआ था राजस्थान में पेपर लीक का, जो आज तक भी चलता है, जिसमें ये दूसरी सरकारों पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या और किसी सरकार पे तो आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन खुद की सरकार में, इनकी सरपरस्ती में, इनकी जानकारी में पेपर लीक हुए, और इन्होंने अपने उन आदमियों को बचाया ये कह के कि ये तो अपना आदमी है। जो लोग जिम्मेदार थे उस वक्त में उस पेपर लीक के, जिनको कहते हैं जिनके अधीन में वो सारी चीजें थी, उनको इन्होंने बचा लिया। तो उससे जुड़ा क्या रिकॉर्डिंग? उससे जुड़ा एक ये है जिसमें ये मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं कि देखिए हमने मीटिंग की है और आप मीडिया को ये बताइए, सुनिएगा जरा। जी सर, ऐसा करो, नोट कर दो। हाँ सर, एक तो हाई पावर मीटिंग हुई जी, सीएम एजुकेशन मिनिस्टर को मीटिंग करना जी, राज्य मंत्री राजीव यादव, डीजी पुलिस और एसीएस होम और एसीएस एजुकेशन जी सर, और डीजीपी और
इस मीटिंग हुई हाई पावर लेवल और ये तय किया कि इसको डायरेक्टर चेयरमैन हटाया जाएगा। इतने कंफ्यूज थे, जो चेयरमैन था वो इनका आदमी था, कि उसे हटाएं या क्या कार्रवाई करें, सुनिएगा। दो तीन मदद करो, एक तो हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में कुछ इस तरह कमेटी बनाई जाएगी जो जो फ्यूचर में कोई ऐसी घटना नहीं हो, फ्यूचर में घटना नहीं हो, इस पे वो पहला रिपोर्ट देगी। भविष्य में कोई ऐसी घटना नहीं हो, फ्यूचर में एग्जाम में कोई पेपर लीक की और जो अनियमित है वो नहीं हो, उसकी रिपोर्ट देगी। और नंबर 2, एक जो चेयरमैन जो है, उनको हटाना नहीं किया, बरखास्त सब ठीक रहेगा। अब सुनिएगा। नहीं वो तो ठीक है, दोनों बातें देखो, इसमें इस्तीफा कर दीजिए, वो तो अपने आदमी लगाना, वो तो अपना ही आदमी बेचारा, अच्छा, अपन ही तो बनाया है उसको, वही सब कुछ है। जो पेपर लीक से जुड़ा, जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ, जो तत्कालीन समय में बोर्ड अध्यक्ष थे डीपी जारोली, ये कह रहे हैं कि वो तो अपना ही आदमी था। इस तरह से अपने आदमी को बचाने के लिए इस प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को ताक पे रख दिया, उनके हितों पर इतना कुठाराघात किया कि जो व्यक्ति जीवन भर इस उम्मीद से पढ़ाई करता है कि पेपर दूंगा, आगे सफलता हासिल करूंगा, वो पेपर लीक हो जाए, और जो जिम्मेदार हैं जिनकी सरपरस्ती में ये सारा खेल हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आदमी को बचाने में लगे रहें। और इसलिए ऐसे बीजेपी को रहे। अब मौका मिल गया कि ये बताने का कि राजस्थान में तो इसकी एक लंबी बीजेपी इसीलिए बताती है, लगभग 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय में। कितने? 19 पेपर। उनका कोई जवाब नहीं है इनके पास में। अच्छा, तो ऐसी कितनी रिकॉर्डिंग्स है आपके पास? अगर जीबी में उसको हम समझना चाहें, कितनी जीबी की रिकॉर्डिंग होगी, कितने जीबी की? देखिए, ऐसे तो मैं ये क्या बताऊं कि कितने जीबी की, लेकिन जब घटना ये घटित हुई कि मेरे ऑफिस में उन्होंने एसओजी की रेड डलवा दी, उसके बाद मैं सचेत हो गया, और जो भी ये मुझे डायरेक्शंस देते थे, जो भी मुझसे बात करते थे, तो क्योंकि उस वक्त इस तरीके के डिवाइस होते थे जिसमें ऑटो रिकॉर्डिंग्स ऑन हुआ करती थी, तो सारे लबालब भरे हुए हैं। इतना सब कुछ है, इन्होंने मुझसे क्या क्या करवाया है, किस तरह के डायरेक्शन दिए हैं, मीडिया को क्या क्या कहने के लिए कहा है कि आप ये खबरें चलवाइए, सत्यता हो ना हो उनमें, लेकिन उन्हें ये मतलब होता था कि उनकी खबर पॉजिटिव तरीके से, सही तरीके से जानी चाहिए। तो ये मुझे डायरेक्शन देते रहते थे। अब आप समझ गए होंगे, आप जो मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि भाई इस बात को कैसे माना जाए कि लोकेश शर्मा को वो कुछ कहते भी होंगे। देखिए, मुझे नरेट करवा रहे हैं, मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस मीटिंग में डीजी थे, इस मीटिंग में गृह राज्य मंत्री थे, इस मीटिंग में ये थे, तुम मीडिया को ये कहो, मीडिया को ये चलवाओ। उस मीटिंग में उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि आप मीडिया को ये कहिए कि 3 तरह की निर्णय लिए गए हैं। पहले तो कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो ये जांच करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। दूसरा, जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उनको बर्खास्त किया जा रहा है। तो इस तरीके के निर्णय, और एक रीट लेवल 2 के पेपर को निरस्त किया जाता है या रद्द किया जाता है। ये 3 निर्णय हैं। बचाने की बात किसकी कर रहे हैं? बचाने की बात उसी के लिए जिसको लेके जो बोर्ड अध्यक्ष हैं कि उसका नाम कैसे लें। वो जो शब्द इन्होंने बोला ना, आपस में बातचीत करते जो लोग इनके साथ में थे, चाहे वहाँ पे डीजी थे या एसीएस एजुकेशन थे या होम मिनिस्टर थे, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम राका जी थे, उन सबको कह रहे हैं यार वो तो अपना ही आदमी है ना यार, उससे इस्तीफा कैसे दिलवाएं, उसको किस तरीके का पनिशमेंट दें। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई बाद में नहीं हुई जिसका कि ये
एक पक्ष इस तरीके से प्रस्तुत कर सकें कि मैंने इन लोगों को कार्रवाई करके सजा दिलवाई है। तो ये सिर्फ बातें ही करते रह गए जी। इन्होंने अपने आदमी के लिए या अपने स्वार्थ के लिए, देखिए राजनीति की, वो भी पूरी तरह से स्वार्थी राजनीति की, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता की बलि चढ़ाने से भी बाज नहीं आए ये। अभी आपने एक बात कही कि आपसे कितने तरीके के काम कराए गए, क्या उसमें भीलवाड़ा के इलाके में जाटों को लेकर भी कुछ काम कराए गए आपसे? मुझे ज़्यादातर मीडिया से संबंधित काम बताए जाते थे, जिसमें कि खबर को ऐसे टिल्ट करवाना है, ये मोड़ना है, या आपको मीटिंग करके इन लोगों तक ये बातें पहुंचानी है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी स्पेसिफिक थी। मैं मीडिया को लेके ज़्यादा इनके उसमें रहा। इनके सारे काम जब ये विपक्ष में थे 2013 से 18 तक भी हमने ही, यानी मैं और मेरी टीम ने इनका पूरा मीडिया हैंडल किया, सोशल मीडिया हैंडल किया। ये जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, आज मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ कि जिस ट्विटर अकाउंट पे मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया ये उपयोग में लेते हैं, वो सारे के सारे मेरे क्रिएट किए हुए हैं। आज भी उनकी पेरेंटल ऑनरशिप मेरे पास में है। जिस दिन चाहूँ उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन हमारा वो काम नहीं है कि दुर्भावनावश हम किसी चीज़ का नुकसान करें। वो भी मेरा ही बनाया हुआ है, उसके पेरेंटल राइट मेरे पास में है आज भी। तो जिन अकाउंट्स पे ये आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सारे हमारे क्रिएट किए हुए हैं। हमने इनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया उन सारे माध्यमों से, लेकिन इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। इन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को, यानी उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको दुष्प्रचारित करने के लिए हमसे वो सारे काम करवाए। तो आपने जितने तरह के आरोप लगाए हैं और जो आपने कुछ अपनी तरफ से जो सबूत दिखाए हैं, उम्मीद करते हैं कि अशोक गहलोत इसका जवाब जो है वो देने के लिए हमारे सामने भी वो अपना हम उनको कहेंगे कि हमारे सामने वो अपना पक्ष भी रख सकते हैं। उनके ऊपर है कि वो रखना चाहे ना रखना चाहे। पक्ष रखते तो आज तक रख देते उमा जी, 2.5 साल में एक शब्द नहीं बोला। लेकिन कल देखिए, कल किस तरीके से बेशर्मी से उन्होंने अपनी ही पार्टी की अध्यक्षा जो रह चुकी हैं सोनिया जी, उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिए। जी बिल्कुल। इस देश का हर कांग्रेसी आहत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर कांग्रेसी को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है कि उन्होंने कांग्रेस आला कमान और अध्यक्षा को षड्यंत्रकारी बता दिया, कांग्रेस पार्टी को षड्यंत्रकारी बता दिया। वो तो उनको अध्यक्ष बना रहे थे, इन्होंने खुद ने मना किया। ये उनका एकमात्र एजेंडा। हम आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। छोटी छोटी कुछ 2-4 बातें आपने इस पूरे 10 साल में क्या देखा है उनकी नज़र में? क्योंकि अपनी एक राजनीतिक पारी वो खेल चुके, 3 बार सीएम, 4 बार विधायक, शायद 5 बार लोकसभा जीत चुके, या 4 बार, या शायद 3 बार लोकसभा, 4 बार विधायक और 3 बार सीएम। आपने उनकी नज़रों में क्या देखा है? क्या चाहते हैं? अपने उत्तराधिकार के तौर पे, या अपने लिए कुछ और भी चाहते हैं, या अपने उत्तराधिकार के तौर पे वो क्या चाहते हैं? वो अपने लिए ही चाहते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है, मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि वो इतना स्वार्थी राजनेता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही चाहता है। आज भी वो 4थी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। उनकी जितनी भी वो टीम है जिनसे उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया था, वो डिज़ाइन बॉक्स जैसी कुछ टीमें जो उन्होंने अपने साथ अलाइन की थी, जिनको भारी मात्रा में रकम दी गई थी, बड़े बड़े टेंडर दिए गए थे प्रचार। ये भी एक बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। मीडिया आप देख रहे थे, अब कोई और देख रहा है। नहीं, उस वक्त ही उन्होंने उस सोशल मीडिया के लिए एजेंसी हायर कर ली थी। डिज़ाइन बॉक्स करके एजेंसी थी, उसको हायर कर लिया था, क्योंकि उन्होंने उनको सपने दिखा दिए थे। वो जो नरेश अरोड़ा है मिस्टर, उस डिज़ाइन बॉक्स के करता धरता बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी 150 से आपकी गिनती शुरू हो रही है, इसलिए आप चिंता मत करो। तो उनके झांसे में आ गए वो बुरी तरीके से, और उनको बड़े बड़े टेंडर्स दिए गए। सीधे तौर पर पैसा नहीं दिया जा सकता था। या आप हेयरसे पे कह रहे हैं, या आपके पास इसके भी कुछ सबूत हैं? मैं तो उस पूरे सिस्टम में शामिल था ना, मुझे बैठ के उनके साथ मीटिंग कराई गई थी ना। अच्छा, कि भाई आज से ये इस पूरे काम को देखेंगे, आप तो सिर्फ मेरा जो कर रहे हो। कितने करोड़ की डील हुई जो आप आरोप लगा रहे हैं, या आप जो कह रहे हैं अंदर की बात? करोड़ में एक फिगर में नहीं है, डबल फिगर के करोड़ से वो। और उसमें भी सीधे सरकार से पैसा नहीं दिया गया उन्हें, एक सिस्टम बनाया गया, क्योंकि सरकार से पैसा दिया जाता है या उनके नाम से सीधे कोई बिलिंग की जाती
तो उनके ऊपर एलिगेशंस आ जाते हैं। तो जो प्रचार प्रसार तो पहले आप सोशल मीडिया के माध्यम से करते थे वो अब जो आप नहीं, हम तो इंटरनल टीम्स से करते थे। हम तो क्योंकि कांग्रेस के वर्कर थे, हम तो अच्छा। पार्टी के वर्कर थे, हम कोई पेड वर्कर थोड़ी थे उनके। ओके। हमने जो सिस्टम बना रखा था वो वॉलंटियरली सिस्टम था, पूरा का पूरा वॉलंटियर्स थे तो हमारे। आपके पार्टी साथ के रहते लोग थे। उन्होंने एक पैरेलल और बाहर की एजेंसी हायर की। बाहर आपके की कहने का एजेंसी मतलब? सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी की ज़रूरत है जो हमें चुनाव जिता सके। हमें चुनाव में जाना है तो उस एजेंसी की हमें आवश्यकता है। तो उस एजेंसी को उन्होंने हायर किया और सारा का सारा सिस्टम उनको सौंप दिया। तो उसने जो काम किया, उन्होंने ये भ्रम उत्पन्न करवा दिया था कि आप 150 से ऊपर जाएंगे। यही कारण था कि जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जो कि किसी न किसी रूप में सचिन पायलट जी से जुड़ाव रखते थे या उनका संपर्क था, उनको हराने के लिए मुख्यमंत्री निवास से कॉल करवाया, क्योंकि इनके हारने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं तो 150 से ऊपर जा रहा हूँ ना, ये जो 10-15 लोग हैं ये हार जाएंगे। तो उनको हराने के लिए आप कह रहे हैं फोन कराए गए? उनको हराने के लिए फ़ोन करवाए जाते थे, वहाँ बिठा के अपने ही कार्यालय में। आप भी करते थे फोन? मैंने कोई फ़ोन कभी नहीं किया। अच्छा। लेकिन जो 2 लोग करते थे मैं उनको जानता हूँ, बहुत छोटे लोग हैं, उनका अगर मैं नाम ले दूंगा तो उनकी तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं, यानी 2-3 तो लाइफ किसी का नहीं खराब करना, बहुत तो सरकारी कर्मचारी भी हैं, लेकिन सामने बैठ के कि भाई आप फ़ोन करेंगे, तो जो भी उनके समर्थक थे पूरे राजस्थान भर में उनको फ़ोन करवाए जाते थे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ोन करवाए जाते थे कि भाई ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए। और हुआ भी। बहुत से लोग जो जीतने की जिनके अंदर पूरी की पूरी वो थी, उम्मीदें थी, वो तक चुनाव हार गए। एक आखिरी बात, अब एक बार सचिन पायलट के अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, बनाया जाता है नहीं जाता है ये भी साफ हो जाएगा, और शायद जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा उस दौरान ही साफ हो जाएगा। अगर सांगठनिक क्षमता का वो इस्तेमाल करना चाहें और जीत कर आ जाएं प्रदेश में पार्टी के तौर पे, कांग्रेस पार्टी जीत कर आ जाए, फिर वो अपना दावा रखें और फिर सीएम बन जाए जैसे 18 में बने, इसमें क्या दिक्कत है उनको? देखिए, कि कोई काम करने वाला बंदा तो चाहिए ना जमीन पे, जैसे आपने बताया कि 18 में कैसे जोड़ के सचिन पायलट लेकर आए, तो फिर वो भूमिका अगर प्रदेश अध्यक्ष की मिल रही है तो उनके लिए तो और अच्छा है ना, फिर वो अपने ऊपर के दोस्तों के जरिए आकर बाद में स्थापित हो जाए। अब वो स्थितियां नहीं है ना। अच्छा। ना तो अब वो दोस्त हैं, अब उस सिस्टम में दोस्त भी नहीं है। दूसरा, अब आलाकमान के समक्ष सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। आलाकमान भी आंखें मूंद कर तो नहीं बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक सारी चीजें पहुंच गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं भी जाके उन चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन उनकी नॉलेज में अब सब कुछ आ गया है। तो अब जो भरोसा कभी आलाकमान उनके ऊपर किया करते थे, उस भरोसे की क्या किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं कल के स्टेटमेंट में आपने देखा नहीं क्या? आपने सुना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप लगा दिया, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा दिया, जिस पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, कल आपने खुद ने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि 21 सीटें आई, उसके बावजूद मुझे 18 में मुख्यमंत्री बनाया। तो ये आलाकमान का भरोसा ही तो था। इसके पीछे भी किसी ने कुछ उनको दिमाग दिया, आइडिया दिया है, इस पे भी आप? अब वो बौखला गए हैं। व्यक्ति अपने नुकसान का जिम्मेदार स्वयं होता है, किसी के आइडिया से नहीं चलता। जब बौखलाहट में उसे ये लगने लगा कि अब हाथों से सब कुछ फिसल रहा है, वो जिस तरह से नियंत्रण रखना चाहते हैं पूरे प्रदेश में कांग्रेस पे, संगठन पे, अब उन्हें लग रहा है कि वो सब रेत की तरह फिसलता जा रहा है, तो बड़ी बौखलाहट में है। उनके चेहरे के उन भावों को, उनके शब्दों को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा कि कब उनके चेहरे पे वो जो बल पड़ते हैं और जो उनकी टोन में चेंज आता है, जिस तरीके से वो एकदम से गुस्से में बोलना शुरू करते हैं, इसका मतलब अब उनके बस में नहीं है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आगे के कोई भी फैसले जो आने को तैयार हैं या आने, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, कांग्रेस को वापस खड़ा करना चाहते हैं, देश में प्रदेश में कांग्रेस को एस्टैब्लिश करके, मजबूत करके वापस से कांग्रेस का परचम लहराना चाहते हैं। तो उन फैसलों में वो अपनी टांग अड़ाना चाह रहे हैं। जी, आपसे तो खैर बहुत लंबी चर्चा और भी हो सकती है, बहुत लंबी चर्चा हमने की, क्योंकि आपके पास एक ऐसा जो फर्स्ट आई अकाउंट है जो भरोसा इस तौर पे किया जा सकता है, क्योंकि आप वाकई में सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे जुड़े रहे, और जब तक उसका कोई खंडन नहीं आ जाता, जो आपने बात की, आपने दावे किए, हम चाहेंगे कि जो भी पक्ष इसमें अपनी बात रखना चाहें, जोड़ना चाहें, मैं उनके लिए उपलब्ध रहूँगा। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला और लंबा चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक विराम देना पड़ेगा। और आपने ये उम्मीद जताई है कि शायद अब हाईकमान की जो नज़र है वो खुल चुकी है और
इनका जो जोर है, जिस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं, शायद ना चले, लेकिन शायद इसका उल्टा भी हो सकता है। इसके लिए हमें देखना होगा कि आखिरकार जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ अब वो स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये ऊपर तक कैसे ट्रैवल कर रहा है। और अब राजस्थान की राजनीति में अंदरूनी कलह, जिससे हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इस नए अध्याय के जुड़ने के बाद ये किस तरह से अनफोल्ड होता है, इस पर निगाह हमारी बनी रहेगी। तो आपका बहुत शुक्रिया लोकेश शर्मा, आप यहाँ तक आए और आपने हमसे बात की, और आगे भी जरूरत पड़ी तो आपसे हम बात करेंगे। धन्यवाद। मैं हमेशा सही पॉइंट पे बात करने के लिए उपलब्ध रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत शुक्रिया। तो अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर से एक पॉइंट की बात। फिलहाल नमस्कार।